वेलकम प्रोटीन्स। तो क्लास 7th का हमारे पास सेकंड चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। बेहतरीन सा चैप्टर, बहुत ही इजी, बहुत ही इंटरेस्टिंग, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट। ओके, तो मज़ा आएगा। अगर आप सच में सीखना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक देख लेना। चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर। मैं गारंटी दे सकता हूँ, अपने तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगा। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी देखने वाले हैं, एक्सरसाइज भी हम सॉल्व करने वाले हैं, सारे इंपॉर्टेंट लाइन्स को हम हाईलाइट करने वाले हैं। आप बैठो, हाईलाइटर लेकर के, पेंसिल वगैरह लेके बैठो, बुक के साथ बैठो, पानी वानी पी करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और दोस्तों के साथ शेयर कर दो, के साथ मिल के देखते हैं भैया। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। यहाँ पर लिखा, अच्छा न्यूट्रिशन का मतलब तो आगे आएगा ही, पहले भी सीख चुके हैं। एनिमल्स सभी, हम इंसान लगायत बहुत सारे जानते हैं आप। आइए यहाँ से देखते हैं। यू हैव लर्नड इन चैप्टर फर्स्ट दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सबको पता है फोटोसिंथेसिस से खाना बनता है, बट एनिमल्स कैन नॉट। ठीक है, हम नहीं बना सकते खाना। और इसका क्या असल मकसद है? खाना बनाने का मतलब चावल उबालना नहीं होता है ना। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। एनिमल गेट्स देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स either डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। अब यहाँ पर कह रहा है कि हम डायरेक्टली डिपेंड हो सकते हैं, जो शाकाहारी लोग, वेजिटेरियन लोग हैं, कि भाई ठीक है प्लांट खा रहे हैं या प्रोडक्ट ऑफ प्लांट खा रहे हैं। लेकिन जैसे कि अगर कोई मांसाहारी भी है, नॉन वेज भी खाता है, तो फिर वो जिस जानवर को खा रहा, बकरा खा रहा, तो बकरा भी किसी प्लांट को खाता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो प्लांट को खा करके वो जानवर जिंदा है, और जानवर को खा करके ये बंदा जिंदा है ना, ये जानवर जिंदा है। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि डिपेंडेंट तो हैं हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे कि ओमनिवोरस, यस वी, और सिर्फ मैं ही नहीं, भालू भी है। रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। अगर आप चाहो तो इसको अंडरलाइन कर सकते हो कि हम लोगों को फूड की ज़रूरत क्यों होती है। पहले भी ये बात आप कहीं ना कहीं सुने होंगे कि फूड की ज़रूरत होती है हमारी ग्रोथ के लिए। हम जो डे बाय डे लाइफ में अपने बॉडी में ग्रोथ लाते हैं, मेरा तो 9 क्लास से ऐसे ही है, तो कहने का मतलब है कि ये ग्रोथ जो है, ये ग्रोथ लाता है आपके बॉडी में, रिपेयर करता है। डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हमारे सेल डैमेजेस होते रहते हैं, हमारे बॉडी में सेल मरते, ख़त्म होते रहते, खर्च होते रहते, फिर वो बनते रहते हैं। हर वक्त ये प्रोसेस हो रहा है। इवन कि हम चुट्टी भी काटेंगे तो बहुत सारे सेल को भैया नुकसान हो जाएगा। एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, जैसे अभी हम बोल रहे हैं, तो इसके लिए एनर्जी चाहिए। एंड दिस एनर्जी केम फ्रॉम फूड बट आई हैव ईटन इन इफ्तार। ओके, लेट्स गो अहेड। Animal nutrition includes nutrients requirement, mode of intake of food and its utilization in the body। जैसा मैंने ऊपर कहा था कि बेसिकली ऊपर में मैंने क्या कहा था कि न्यूट्रिशन का डेफिनेशन आ जाएगा, ले आ गया डेफिनेशन। क्या कि एनिमल में जो न्यूट्रिशन होता है, इंक्लूड, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। द फर्स्ट थिंग दैट इज न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट। हमें जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, इसलिए हम ये न्यूट्रिशन करते हैं। न्यूट्रिएंट्स से मुराद क्या है ना, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, मिनरल्स वगैरह। मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, अब हम कैसे वो खाना लेते हैं, कैसे खाते हैं, वो इसमें शामिल है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और उस खाने का यूज करना बॉडी में। दिस ऑल थिंग्स कंक्लूडेड इन एनिमल्स, ओके, सॉरी, न्यूट्रिशन। So whenever we will define nutrition, we must have to say that nutrition is the process where we intake the food and we utilize it in our body. Okay, this is the definition that I have just told you. Will be enough. Okay, तो आप कर सकते हो। वैसे यहाँ पर जो लिखा आप सेम भी लिख दो, छाप दो फोटो कॉपी, तो भी आपका डेफिनेशन बढ़िया सा हो जाएगा कि न्यूट्रिशन क्या है, कि खाने को लेना अपने बॉडी के अंदर और उसका यूज़ करना, जैसे भी यूज़ करते हैं, चाहे ग्रोथ के लिए हो, रिपेयर के लिए हो, या डे टू डे लाइफ के लिए, एनर्जी के लिए हो। आगे बढ़ें। You have studied in class 6 that food consists of many components. Try to recall and list of them below. आपने पढ़ा हुआ है क्लास 6 में कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या क्या होते हैं, वही जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बच्चों, है ना। चलो उसका नाम हम एक बार लिख दें। आपको वैसे पता ही होगा, हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट के बारे में। हमने क्या पढ़ा था? कार्बोहाइड्रेट्स। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था फैट्स के बारे में। हमने क्या पढ़ा था? विटामिन के बारे में, है ना। हमने क्या पढ़ा था? फैट्स, विटामिन, प्रोटीन के बारे में, है ना। हमने क्या पढ़ा था? प्रोटीन के अलावा विटामिन, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स। इसमें कितने हैं भाई? ठीक है, मिनरल्स और कुछ था क्या? रफेज भी था लास्ट में, चलो वो भी लिख दो। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बात यह है कि ये सब हमने पढ़ा था।
components of food. The components of food such as carbohydrate are complex substances. These complex substances cannot be utilized as such, so they are broken down into simpler substances, है ना. The breakdown of complex components. अच्छा यहाँ पर दिखा रहा, बात समझो. ये तो हमें पता है कि चलो कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी को चाहिए, लेकिन खाना खा करके जो कार्बोहाइड्रेट हमें किसी पत्ते से, चावल से, रोटी से मिला, हमें ये कार्बोहाइड्रेट अपने बॉडी में डायरेक्टली यूज़ नहीं करना होता है. ऐसा थोड़ी है कि जो आदमी रोटी खाता है इधर रोटी लटका रहता है भाई, हैं, चावल खाता है इधर चावल लटका हुआ है बॉडी में, नहीं. बल्कि चावल से वो कार्बोहाइड्रेट किसी ऐसे फॉर्म में चला जाता है जो फॉर्म हमारा बॉडी यूज़ कर सकता है. जैसे आप ऐसे भी एग्जांपल ले लो कि जो धान आपको मिलता है खेत से, आप वैसे ही थोड़ी खा लेते हो. आप उसको थ्रेशिंग करते हो, विनोइंग करते हो, उसका फिर सफाई करके उबालते हो, है ना. उबालने के बाद वो जब नरम हो जाता है तब आप खा सकते हो. आपको कोई कहे कि यही धान ही तो है, इसी से तो चावल बनता है, तो क्यों ना डायरेक्टली ये खा लो, ऐसा होगा क्या? नहीं. तो हम वो फॉर्म यूज़ नहीं करते हैं चावल वाला, इस धान वाला फॉर्म, बल्कि हम उबाला हुआ भात वाला फॉर्म यूज़ करते हैं. यस, सेम थिंग ऑल्सो अकर्ड विथ अदर ग्रेन्स, ठीक है, एज यू नो. तो इसी तरीके से हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट भी जो होता है ना, वो डायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट जो हमको खाने से मिला वो यूज़ नहीं होता है, बल्कि वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है जो हमारे खून में डायरेक्टली कुछ काम नहीं करेगा. हम लोग उसको पहले डाइजेस्ट करते हैं, पचाते हैं, यानी वो जो कॉम्प्लेक्स उलझा हुआ पैटर्न है उसको सुलझाते हैं. देखो यहाँ पर नीचे एक चीज़ दी गई है, देखो ये देखो, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स का मतलब ऐसे समझा कि जैसे देखो बहुत सारा ये मॉलिक्यूल्स है, ये कार्बोहाइड्रेट है भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये पूरा कार्बोहाइड्रेट अभी ऐसे जुड़ा हुआ और हमारे खून में ये ऐसे यूज़ नहीं हो सकता ब्लड में. अब ये टूट करके सिंपल हो गया, जो कॉम्प्लेक्स था उलझा हुआ था सुलझा हुआ हो गया अब, ठीक है. तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स और ये हो गया सिंपलर समझने के लिए. अब ये एग्जैक्टली कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं है, समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया आपको, ठीक है. आप इतना समझ लो कि हमारा बॉडी वो फॉर्म जो हम डायरेक्ट चावल रोटी खा करके मिलता है कार्बोहाइड्रेट का, वो यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि हमारा बॉडी उसको किसी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके तब यूज़ करता है. अब यहाँ पर एक डेफिनेशन दिया है, यहाँ से आप इसको कर देना कि 10 ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट, जो ब्रेकडाउन होता है, टूटता है फूड इनटू सिंपलर सबस्टेंस इज कॉल्ड डाइजेशन. तो आप इसको अंडरलाइन कर देना उस लाइन से यहाँ तक. डाइजेशन का प्रोसेस क्या है? यही ब्रेकडाउन करना ही डाइजेशन कहलाता है, यानी कॉम्प्लेक्स फूड को अपना यूटिलाइजेशन वाले फॉर्म में चेंज करना, उस रूप में चेंज कर देना जिस रूप में हम यूज़ कर सकते हैं. अगला हमारे पास टॉपिक शुरू होता है, वो है डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग फूड. अब हम यहाँ पर शुरू करेंगे कि हम आखिर खाना कैसे खाते हैं, कैसे अपने बॉडी के अंदर लेते हैं. द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. अब ऐसा नहीं है कि हम जैसे खाना खाते हैं सभी जानवर वैसे ही खाते हैं. सपोज करिए कि बी, मधुमक्खी कह लीजिए, ह्यूमिंग बर्ड्स, एक तरह का चिड़िया, छोटा सा होता है, बहुत नन्हा मुन्ना सा, लंबी सी चोंच होती है, बहुत छोटा होता है. ये क्या करता है? चूसता है किसको? नेक्टर ऑफ द प्लांट, फ्लावर्स, फूल के रस को. इन्फेंट्स ऑफ द ह्यूमन एंड मनी अदर एनिमल्स फीड मदर्स मिल्क. दूध पीते हैं छोटे बच्चे. स्नैक जो होता है, जैसे खास करके पाइथन की बात करा, अजगर, वो डायरेक्ट ही निगल जाता है अपने शिकार को. और भी कुछ जानवर हैं, सांप में और भी सांप है जो डायरेक्ट अपने जानवर को निगल जाते हैं. सम एक्वाटिक एनिमल्स फिल्टर टेनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड ऑफ देम. और पानी में रहने वाले मछली ही सपोज कर लो, वो क्या करता है? फिल्टर करता है जो सिंपल पार्टिकल मिलता है खाने का उसमें पानी में, वो उसको खाता है. तो कहने का मतलब है कि सारे ही एनिमल का फूड टेकिंग का जो प्रोसेस है, अपने अंदर लेने का प्रोसेस है, ये अलग अलग है. ऐसा नहीं है कि हमारे तरह सबका मुंह है, प्लेट लेके सब लोग बैठते हैं और खाते हैं, ऐसा नहीं है. यही चीज़ यहाँ पर कहना चाह रहा था. अब यह एक्टिविटी है, इसमें भी आप इस चीज़ को और थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा. देखिए यहाँ पर इस एक्टिविटी को वहाँ नहीं पढ़ करके हम डायरेक्ट यहाँ पर आते हैं. एक्टिविटी में क्या कहना चाह रहा कि एक्टिविटी में कह रहा है कि स्नेल जैसे है, स्नेल मतलब घोंघा, है ना, वो क्या करता है, कैसा खाना खाता है ना, वो पत्ता उत्ता खाता है. वो क्या करता है, मतलब लीफ वगैरह खाता है, ठीक है, ये लीफ वगैरह खाता है. अब कैसे करता होगा? तो बेसिकली वो कुतरता है, कह सकते हैं उसको. तो स्क्रैपिंग हो सकता है, ये चेविंग, चबाता है, चेविंग कर सकते हैं, स्क्रैपिंग चेविंग कह सकते हो, ये वाला कर सकते हो इसमें. मतलब नीचे वाले ऑप्शन आपको यहाँ पर लिखना है. एंट की अगर बात करें, जो चींटी यानी वो क्या खाता है? कोई भी आप कह सकते हैं स्वीट टाइप का, है ना, कोई भी स्वीट चीज़ जो है वो खाता है, मीठी चीज़ खाता है स्पेशली. वैसे मीठा ना भी हो, थोड़ा कम भी मीठा हो तो खा लेता है. जैसे ब्रेड व्रेड बोला मीठा नहीं, लेकिन मीठा है, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है, मीठा है, कम है. उसके अलावा वो क्या करता है? उसको सकिंग करता है, चूस करके खाता है. शायद नहीं चूसता है क्या, काट करके वो भी खाता है. ईगल की अगर हम बात करें तो ईगल क्या करता है? ईगल कैप्चरिंग एंड सोइलिंग, नहीं, हाँ, सांप
तो चील तो डायरेक्ट कैप्चर करके खा जाता होगा आई थिंक। चील को खाते हुए देखिए क्या चीर फाड़ के खाता है रे वो। हाँ हाँ हाँ, वो चीर फाड़ करके खाता है। ह्यूमिंग बर्ड्स की अगर हम बात करें तो वो चूसता है। लीस जो है ये भी तो चूसता ही है। मस्कीटो ये भी चूसता है। बटरफ्लाई भी चूसता है और हाउस फ्लाई भी चूसता है। ये सब सकिंग में ही आएगा। ठीक है, और सब भी जो ऑप्शन दिया गया है सब के सब कहीं ना कहीं यूज़ होते हैं, है ना। वो अलग बात है कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिया वहाँ पर मुझे ऐसा लगा, हो सकता है कि मैंने कुछ गलत भी बोल दिया हो इसमें, क्योंकि मुझे सारे जानवर के बारे में इतना आइडिया नहीं है कि कौन कैसे खाना खाता है। हो सकता है मे भी। ठीक है, जैसे मैंने चींटी का एग्जांपल लिया, चींटी कुतर के खाता है आई थिंक, काट काट करके खाता है, चूसता नहीं होगा आई थिंक। अच्छा खैर देख लेना तुम, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। यहाँ पर एक फैक्ट दिया हुआ है, इस फैक्ट को जानना जरूरी है। इस फैक्ट में है स्टारफिश। ठीक है, स्टारफिश जो है एक तरह का ऐसा जानवर है जो समंदर में पाया जाता है। ऑफकोर्स हमारे आसपास के नदी ढूंढने पे नहीं मिलेगा। ये क्या करता है, ऐसे जानवर को खाता है जो हार्ड शेल से कवर्ड हो, यानी जैसे स्नेल। ये स्नेल आपने देखा है ना, घोंगा है ना, ये हार्ड शेल से कवर्ड होता है। ऐसे चीज़ों को ये खाता है। कौन? स्टारफिश, जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हो। अच्छा, ये जो हार्ड शेल होते हैं ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट से अक्सर है। हमारे बॉडी में भी देखो ना, जो हार्ड चीज़ें हैं, दांत वगैरह, हड्डी वगैरह, उसमें कैल्शियम पाए जाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट पाए जाते हैं। तो ऐसे चीज़ों से बना हुआ ये जो है जानवर को खाता है स्टारफिश। और कह रहा है कि आफ्टर ओपनिंग द शेल द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टोमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल। ठीक है, और क्या करता है कि इसके खोल को पहले ये तोड़ लेता है और फिर अपने बीच में से अपने स्टोमक को, डायरेक्ट आंत को निकालता है, और इसका जो नरम वाला पार्ट है, जो इसके अंदर रहता है कुछ और कुछ बाहर भी, उस पार्ट को चूसता है और वो डायरेक्ट अपने पेट को अंदर कर लेता है। इस तरीके से ये खाना खाता है। ये हमारे तरह नहीं खाता है, इसका खाने का तरीका अलग है। ठीक है, इसके सॉफ्ट पार्ट को खाएगा, हार्ड शेल को तोड़ के, यही कह रहा है। द स्टोमक देन गोज बैक इन टू द बॉडी एंड फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड। वही कह रहा है कि इधर से जैसे उसका आंत निकला, वो खाना को लिया चूस करके और फिर अंदर चला गया और अंदर जाके डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है। इस तरीके से स्टारफिश क्या करता है, अपना खाना खाता है। आगे बढ़े, चलिए नीचे कुछ है, चलो नीचे है। दूसरा टॉपिक हमारे पास स्टार्ट हो रहा है, डाइजेशन इन ह्यूमंस। अब ह्यूमंस में डाइजेशन कैसे होता है, यहाँ पर कह रहा है वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली है, थोड़ा सब्र करके बैठो। ठीक है, कह रहा है कि हम लोग माउथ से खाना लेते हैं और उसको डाइजेस्ट करके यूटिलाइज करते हैं। ये बात हम पहले भी जान चुके हैं, खाना खाए, डाइजेस्ट किए और उसको यूज़ किए। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ आर डिफिकेटेड, और जो यूज़ नहीं करते हैं, यानी ऐसा खाना का पार्ट जो नहीं डाइजेस्ट होता है, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं बचती हैं, वो हम लोग बाहर निकाल देते हैं। एंड यू नो, अब ये पूरा प्रोसेस शॉर्ट में बता दिया कि खाने के साथ होता क्या है कि खाना अंदर गया, डाइजेस्ट हुआ, इंपॉर्टेंट पार्ट यूज़ हुआ, जो पार्ट बेकार था, जो पार्ट यूटिलाइज नहीं हो सकता था, वो बाहर कर दिया गया। अब कह रहा है हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपेंस टू द फूड इनसाइड द बॉडी। अब क्या आपने कभी सोचा है कि वो खाना आपके अंदर का, जो आपके खाना अंदर गया, उसके बाद क्या होता होगा अंदर में? आपने तो खाना खा के छोड़ दिया भैया, है ना, क्या होता होगा, चलो देखेंगे। द फूड पासेज थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनाल विच बिगिंस एट बकल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, बकल कैविटी बोले तो हमारा माउथ का पूरा हिस्सा जो है ये बकल कैविटी कहलाता है ना, जैसे चेस्ट कैविटी है कि नहीं है, ये एब्डोमिनल कैविटी है, वैसे ये बकल कैविटी है जिसमें दांत, जीभ, मुंह आते हैं। तो कह रहा है क्या कि ये खाना सबसे पहले बकल कैविटी से होते हुए एक कंटिन्यूअस, एक कनाल, मतलब एक नली से गुजरता है, और लास्ट में एनस जो एंड पॉइंट है वहां तक चला जाता है। फोटो में देख लेंगे। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि एक कंटिन्यूअस नली है। ये नली जैसे मुंह से शुरू होता है एक पाइप, ये पाइप पूरा लास्ट तक जाता है, ये पाइप कंटिन्यू है, ऐसा नहीं कि बीच में कहीं स्टॉपेज है ना, नहीं। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स, और वो जो पूरा नली है यानी माउथ से लेकर के एनस तक, लास्ट तक, उसमें कई पार्ट्स हैं। जैसे एक नंबर में कह रहा है बकल कैविटी, सबसे पहले ऊपर हमारा माउथ हो गया। दूसरा है फूड पाइप या इसोफेगस। ठीक है, फूड पाइप या इसोफेगस हमारा, अच्छा ये जो पाइप है ना, जो आप बाहर से देख रहे हो, ये विंड पाइप है, ये फूड पाइप नहीं है। इसके पीछे होता है, अगर किसी जानवर को आपने ज़बह करा होगा, आपने नहीं ज़बह करा होगा तो ज़बह किया हुआ देखा होगा, तो एक व्हाइट वाला पाइप होता है, एक रेड वाला पाइप होता है। जो रेड वाला पाइप है वो फूड पाइप है, उसको इसोफेगस कहते हैं। क्लियर?
उसके बाद स्टोमक, हमारे लेफ्ट साइड में यहाँ पर स्टोमक होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन वो आंत लिप्टा उपटा वाला। लार्ज इंटेस्टाइन और उसके बाद रेक्टम और उसके बाद एनस, ठीक है। एंडिंग को ही रेक्टम कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट है रेक्टम और एनस लास्ट पार्ट है जहाँ से गंदगी निकलता है। इज इट नॉट वेरी लॉन्ग पाथ? क्या ये बहुत लंबा रास्ता नहीं है? जवाब है यस। अब मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, ये वाला ना 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर करके जो दिया हुआ है ना 6 नंबर तक, इसको आप याद कर लो भाई, याद करना ही है और वो भी आप सीरियल याद कर लो। आई थिंक ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप याद कर लो कि बकल कैविटी है, फिर फूड पाइप यानी इसोफेगस है, फिर स्टोमक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन में ही होता है रेक्टम और फिर एनस है, ठीक है। याद कर लिया। अब आगे देखो, दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हम लोग डाइजेस्टिव ट्रैक कहते हैं, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल नाम याद रखिएगा, एलिमेंट्री कैनाल। अब क्योंकि हम आगे इस वर्ड को यूज करने वाले हैं, तो ये पूरा जो पाइप है, मतलब माउथ से लेकर के इंड एनस तक, ये पूरा पाइप का एक सिंगल नाम क्या है? एलिमेंट्री कैनाल नाम है। ये पूरा पाइप का जो नाम है उसका नाम क्या है? एलिमेंट्री कैनाल नाम है, ठीक है। इसी को डाइजेस्टिव ट्रैक भी कहते हैं। आगे बढ़े। अब आपसे अगर पूछेंगे व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल, देन यू कैन से दैट एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट 6 पार्ट्स लाइक फ्रॉम बकल कैविटी टू द एनस, दैट इज माउथ, इसोफेगस एंड स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, ठीक है। इस तरीके से आप इसका डेफिनेशन भी दे सकते हो। अगर हम बात करें द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट, है ना। और कह रहा है कि ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे क्या होता है, फूड डाइजेस्ट हो जाता है ना। और ये फिर धीरे धीरे अलग अलग कंपार्टमेंट से होकर गुजरता चला जाता है। जैसे जैसे डाइजेस्ट हुआ खाना वैसे वैसे नीचे जाते गया। द इनर वाल्स, अंदर के वाल, जैसे मान लो कि ये पाइप है, पाइप के अंदर का हिस्सा की बात कर रहे हैं, ये इनर वाल्स, ठीक है। कह रहा है कि द इनर वाल्स ऑफ द स्टोमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द वेरियस ग्लैंड्स associated with canals such as salivary glands, the liver and the pancreas secretes digestive juices। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमारे पास ना जो ये सिस्टम है, एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल के साथ ना कुछ अलग अलग चीज़ें ग्लैंड्स जुड़ी होती हैं। ग्लैंड्स का मतलब जो कोई किस्म का रस निकालता हो, किसी तरह का हार्मोन निकालता हो, उसको ग्लैंड कहते हैं, याद रखिएगा। किसी तरह का हार्मोन निकालने वाला बॉडी का पार्ट ग्लैंड कहलाता है। अब हार्मोन एक तरह का रस होता है, कह सकते हैं, है ना। उसके बारे में डिटेल आप 10th क्लास में पढ़ोगे, तो हार्मोन का काम अलग अलग हो सकता है। यहाँ पर फिलहाल डाइजेस्टिव हार्मोन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, है ना। जैसे कि एक है सलाइवरी ग्लैंड, ये ग्लैंड है, ये हार्मोन नहीं है, ये ग्लैंड है ना, इससे हार्मोन निकलेगा। और एक है लीवर, ये भी ग्लैंड है। एक है पैंक्रियाज, ये भी ग्लैंड है। और ये तीनों से कुछ जूस निकलेगा, उसको हम लोग कहेंगे डाइजेस्टिव जूस। क्या कहेंगे उसको? डाइजेस्टिव जूस। और ये जो डाइजेस्टिव जूस होगा, है ना, यही क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का, खाने के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़ करके सिंपल मॉलिक्यूल बनाएगा। और वो सिंपल मॉलिक्यूल हमारा बॉडी ब्लड के जरिए से यूज करेगा अलग अलग सेल में जाकर के, हर एक जगह पे। जो खाना हम खाते हैं ना, बेसिकली वो यहाँ भी पहुँचता है ब्लड के जरिए से, लेकिन वैसे ही चावल वैसे ही रोटी नहीं पहुँचता, बल्कि डाइजेस्ट होकर के उसका सिंपलर फॉर्म पहुँचता है। आगे देखते हैं। और उसको डाइजेस्ट करने में इस ग्लैंड्स का हाथ होता है, क्योंकि ये ग्लैंड्स कोई हार्मोन, कोई जूस निकालता है जो कि हेल्प करता है डाइजेस्ट करने के लिए। अब इस फोटो को देखेंगे और इस फोटो को देख करके हम थोड़ा सा है समझेंगे। देखिए, इसमें सारे पार्ट्स का नाम दिया, थोड़ा ऊपर कर देते हैं। बकल कैविटी दिया है सबसे पहले ऊपर में, देखो ये बकल कैविटी है पूरा। इसमें और भी पार्ट्स आते हैं, नीचे डिटेल में आएगा। पहला नाम है बकल कैविटी, किसका? एलिमेंट्री कैनाल में। दूसरा नाम है आपका इसोफेगस, एलिमेंट्री कैनाल में, रेड वाला, यहाँ पर थोड़ा रेड दिखाएगा। उसके बाद है तीसरा स्टोमक, चौथा है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, पांचवा लार्ज इंटेस्टाइन और छठा है एनस, ठीक है। ये मैंने 6 दिया। अगर आप बात करेंगे उसके अलावा जो नाम था, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, ये सब बेसिकली, है ना, क्या ग्लैंड्स है। गॉल ब्लैडर ग्लैंड नहीं है, ठीक है। लेकिन समझ लो कि ये एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा नहीं है, ये एलिमेंट्री कैनाल के अलावा की चीज़ है, ठीक है। हाँ, जो पाइप है ना, जो पाइप है, उस पाइप में ये 6 चीज़ें आती हैं, बकल कैविटी, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। अब ये अलग से लगा रहता है पाइप के आसपास, जैसे कि आप देख सकते हो। ये पाइप ऐसा शुरू होगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इससे होकर गुजरेगा, इससे होकर गुजरेगा, इससे होकर गुजरेगा, इससे होकर गुजरेगा, ये पूरा ये इससे होकर गुजरेगा, है ना, और ये इससे होकर गुजरेगा, ये पाइप से होकर ऐसे, ठीक है। लेकिन ये जो लीवर है वो अलग से लगा हुआ है, ये गॉल ब्लैडर अलग से है, ये पैंक्रियाज अलग से है, वो उस रास्ते का हिस्सा नहीं है, बाहर से लगा हुआ। आई होप आप समझ रहे होगे। देखिए आगे क्या लिखा है,
सबस्टांसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस, मतलब ये जो डाइजेस्टिव जूस है वो कॉम्प्लेक्स को सब सिंपल बनाते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्या कि द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आप कहेंगे कि द एलिमेंट्री कैनाल, यही ट्रैक, द एलिमेंट्री कैनाल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स, है ना, फॉर्म्स अ सिस्टम दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। मैंने थोड़ा अलग से बोला, आप सेम भी याद कर सकते हो। डाइजेस्टिव सिस्टम में बेसिकली दो चीज़ें मेनली आती हैं, एलिमेंट्री कैनाल और उससे जुड़ी हुई ग्रंथियाँ, ग्लैंड्स, मिला करके क्या बनता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपेंस टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अभी देखो यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्या हमने पढ़ा, व्हाट इज डाइजेशन पढ़ लिया, हमने पढ़ा व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल पढ़ लिया, एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हमने पढ़ लिए, व्हाट इज क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पढ़ लिया। ये सब डेफिनेशन है यहाँ पर इंपॉर्टेंट। अब हम शुरू करेंगे एक एक करके कि एलिमेंट्री कैनाल में जो 6 पार्ट्स थे, उस 6 पार्ट्स में खाने का कहाँ पे क्या होता है। ठीक, तो फर्स्ट जो हमारे पास है वो है द माउथ एंड बकल कैविटी। पहला हमारा क्या है, द माउथ एंड बकल कैविटी के पहले हमारा माउथ में खाने के साथ क्या होता है। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू, मतलब फूड को हम लोग माउथ के थ्रू ही अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, और जो प्रोसेस होता है खाने के अंदर लेने को, उसको हम लोग कहते हैं इंजेशन। अब ये वाला भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्या, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। ये वाला आप जरूर अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक डिफिनेशन है और ये हमारे डाइजेशन का पहला पार्ट है। याद रखिएगा मैं क्या बोला, हमारे डाइजेशन का मतलब डाइजेशन होता है, तो बॉडी में जो डाइजेशन होगा उसमें प्रोसेस है, उसमें प्रोसेस है। कितने प्रोसेस हैं, 5 प्रोसेस हैं। उनमें से एक पहला हो गया इंजेशन। क्या हो गया, इंजेशन। ठीक है, पूरा हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम का, कह लो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो प्रोसेस है पूरा, है ना, उसमें इतना है। पहला काम होता है कि हमने खाने को अपने बॉडी के अंदर लिया थ्रू द माउथ, दैट इज इंजेशन। याद रखिएगा इस टर्म को। We chew the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces। और हम लोग फिजिकली क्या करते हैं, खाना को मुंह में लेकर के उसको चबाते हैं और उसको छोटा छोटा टुकड़ा करते हैं। पहले हमने कॉम्प्लेक्स को थोड़ा छोटा कर दिया, थोड़ा आसान किया। Each tooth is rooted in separate socket in the gums। हमारे मसूड़े में धंसा हुआ होता है हमारा टीथ, दांत जो होता है। आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। हमारे दांत एक जैसे नहीं है, मतलब सारे दांत 32 के 32 एक जैसे नहीं दिखते, दिखने में भी अलग अलग है, अपेयर होने में अलग अलग है, और उनका जो काम है वो भी अलग अलग है, देखेंगे। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम, और उसी हिसाब से उनके नाम भी दिए गए हैं, वो हम देखेंगे। पहले ऊपर थोड़ा चलते हैं, है ना, कुछ चीज़ें छूट रही थी, इसको देखते हैं। क्या, ये वाला एक मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। आपको पता ही होना चाहिए कि मिल्क टीथ हमारा जो होता है वो बचपन में 1-2 साल के बाद जो निकलता है वो टीथ होता है। डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलोइंग योर टीथ, है ना, सम ईयर्स एगो द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोस ड्यूरिंग, है ना, इनफेंसी, है ना, एंड द स्मॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8, 6 से 7 साल के बीच में वो जो आपका बचपन में इन्फेंसी में जो टीथ आया था वो क्या होता है, गिरने लगता है, टूटने लगता है। दीज आर टर्म्ड मिल्क टीथ। तो उस दांत को हम लोग कहते हैं जो झड़ गया आपका बचपन में, उसको हम लोग कहते हैं मिल्क टीथ। दीज सेकेंड टीथ दैट रिप्लेस देम आर दी परमानेंट टीथ। और उसके बाद जो दांत आते हैं उसको हम लोग परमानेंट टीथ कहते हैं, जैसे कि आप जानते ही हैं। उसके अलावा कह रहा है क्या, द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ, है ना, और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज और ड्यू टू सम डेंटल डिजीज। अब कह रहा है कि वो जो परमानेंट टीथ है वो जिंदगी भर रहता है, लेकिन अगर कोई बीमारी दांत की ना हो गई तो, दांत की बीमारी हो जाएगी तो झड़ सकता है, और बुढ़ापे में थोड़ा बहुत क्या होता है, झड़ने का इम्कान चांस रहता है। अब बूझो के दिमाग में कोई सवाल आ गया, बाल उड़ गया इसका। कह रहा है कि बूझो इज फैसिनेटेड बाय द हाईली क्वाइल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन सीन इन फिगर 2.2। ही वांटेड टू नो, है ना, इट्स लेंथ। वुड यू लाइक टू मेक अ वाइल्ड गेस। कह रहा ऊपर जो अभी फोटो में देखा था इसने, बूझो ने, है ना, ये फोटो में जो यहाँ पर देखा था ना इंटेस्टाइन, बाप रे, हाईली क्वाइल्ड मतलब मुड़ा हुआ इतना ज़्यादा, ये कैसा भैया, फैसिनेट हो गया, उसको बहुत आश्चर्यचकित हुआ वो। और कह रहा भाई कितना लंबा होगा ये, क्या आप गेस कर सकते हो, करो गेस। वैसे जवाब तो आ ही जाएगा आगे में, है ना, वो हम देख लेंगे। अभी आप गेस करो, कमेंट में लिखो कि कितना आप मीटर गेस कर रहे हो उसकी लंबाई। वी हैव गिवन अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑन द पेज नंबर 16, देखेंगे आगे। जस्ट इमेजिन हाउ सच अ लॉन्ग स्ट्रक्चर इज एकोमोडेटेड इन ए स्मॉल स्पेस विद एन आवर। अब कह रहा है कि सोचो यार, उतना लंबा, मतलब 7 मीटर के करीब जो है लंबा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, हमारे छोटे से पेट में 7 मीटर लंबा सा नली है भाई। यस है, मुड़ा हुआ क्वाइल्ड है तो कम जगह ले रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग अपने
टीथ वाले पार्ट पे यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दिया है, आपको अपने हाथ धोने के लिए कह रहा है, और हाथ धोने के बाद अपने इंडेक्स फिंगर से इसको तर्जनी बोलते हैं हिंदी में, इंडेक्स फिंगर से अपना छू छू करके देखने के लिए कह रहा है। और फिर आपको कह रहा है कि देखिए, कुछ खा करके चबा करके भी देखिए, कुछ काट के देखिए, कुछ नोच के देखिए कि कैसा कैसा आप अलग अलग दांत का यूज़ कर रहे हैं अलग अलग काम के लिए। और फिर उसको आप आईना में देख करके थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, आप दांत के इस डिज़ाइंस पे आप गौर कीजिए। पहला देखो यहाँ पर भाई, बहुत सिंपल है, हमारे पास आगे में जो 4 दांत हैं इसको आप लिख लीजिए, कितने, 4। अब नीचे में 4 हुए तो ऊपर भी 4, तो 8 हो गए टोटल। कितने हो गए, 8। तो ये आगे के जो 8 दांत है इसका नाम है इंसाइजर। क्या नाम है, इंसाइजर। अब इंसाइजर चूंकि एक कैंची जैसा नाम है, तो ये कैंची यानी काटने का ही काम करता है। काटने का काम कौन करेगा, इंसाइजर करेगा। आगे सामने के, नीचे के 4, ऊपर के 4, 8 दांत हैं। उसके बाद ठीक एक इधर और ठीक एक इधर, राक्षस वाला दांत हमारे पास जो है, ये नीचे 2 ऊपर 2, कितना हो गया, 4। तो ये 4 जो है केनाइन है, बेसिकली केनाइन इसका नाम है। ये चीरने फाड़ने के लिए, है ना, इस्तेमाल होता है। उसके अलावा अगर आप बात करें तो इसके जस्ट बाद 2 ठो और फिर इधर भी 2 ठो, 4 हुआ। अब जब नीचे 4 हुआ तो ऊपर भी 4, मतलब 8 हो गया। ये 8 को बोलते हैं प्रीमोलर। मोलर पीसने का काम करता है, प्रीमोलर थोड़ा छोटा टुकड़ा करने का काम करता है। एक ही बार में बड़ा टुकड़ा को पीसेंगे तो दिक्कत होगी, दांत पे इफेक्ट आएगा। पहले काटे, फिर उसको थोड़ा छोटा टुकड़ा करे, फिर उसको पीसे, कुछ इस तरीके से काम करता है हमारा। इधर से ये 6, इधर से ये 6, 12, सॉरी 3 था, अरे क्या हो रहा है, ऊपर मिला के 6, इधर 3, इधर 3, 6 और 6 ऊपर भी, तो 12। जो 12 टीथ होंगे ये हो गए मोलर। इसका नाम क्या हो गया, मोलर। ये बेसिकली ग्रिंड करने का काम, पीसने का काम करता है खाने को। समझ गए, रिवाइज कर दे एक बार। ये 4 ऊपर 4, 8 इंसाइजर काटने का काम करते हैं। ये कैनाइन जो है 4, ये बेसिकली चीरने फाड़ने का काम करते हैं। उसके बाद प्रीमोलर जो है 8, वो बेसिकली स्मॉल पीस में कन्वर्ट करते हैं फूड को। और उसके बाद जो 12 हमारे पास मोलर है वो बेसिकली ग्रिंड करने का, पीसने का काम करते हैं खाना को। और हमने नंबर्स भी लिख दिए, तो नीचे आपको चार्ट में वही चीज़ भरने हैं, तो आप यहाँ पर भर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको भरना है कि कौन सा दांत, कटिंग वाला कितना है ना, पियर्सिंग वाला कितना है, शेविंग वाला कितना है, आप देख लीजिए, ग्रेडिंग टीथ वगैरह जो भी है लिख दीजिएगा। अपर जाओ, लोअर जाओ, जितना ऊपर नीचे बराबर ही रहता है। ऐसा नहीं होता कि ऊपर में कैनाइन जो है 4 है, नीचे में 15 है, ऐसा नहीं होता है। और 32 दांत तो वैसे आपके हो सकते हैं ना भी हो अभी, है ना, अक्कल दांत नहीं आए ना आपका भी। 32 यानी 32 पूरे दांत आपके हो सकते हैं ना हो। आपके पास जो लास्ट में मोलर था वो हो सकता है कम हो, यानी 4 हो सकता है आपके पास नीचे, यानी इधर 2 इधर 2, 4 हो सकते हैं अभी, या फिर 2 ही हो सकते हैं शायद। तो देख लीजिएगा, जैसे जैसे बड़े होते वैसे वैसे बाद में भी 2-4 दांत आते हैं, मैंने ये फील करा है और ये सच है। Our mouth has the salivary glands which secrete saliva. Do you know the action of saliva on food? अब देखो, ये तो दांत की बात कर लिया, लेकिन कह रहा है कि हमारे ना मुंह में सलाइवरी ग्लैंड भी होता है। आपको मैंने पहले ही कहा, जो ग्लैंड्स होते हैं बेसिकली वो ऐसे पार्ट्स होते हैं जो किसी तरह का जूस सिक्रीट करते हैं, निकालते हैं। तो एक सलाइवरी ग्लैंड है हमारे पास जो कि सलाइवा निकालता है, यानी थूक निकालता है, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड है जो क्या रिलीज करता है, सलाइवा। आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। अब इसका काम क्या है, तो यस, ये फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, इसका यही काम है। सवाल पूछा था, जवाब ये है। अब आइए, यहाँ पे बेसिकली हम लोग देखेंगे एक एक्टिविटी, है ना, एक्टिविटी देखेंगे। और इस एक्टिविटी में क्या करना है, आपको 2 ऐसे टेस्ट ट्यूब लेने हैं और चावल, मतलब उबला हुआ चावल जो खाने वाला भात है वो ले लेना है थोड़ा सा इस वाले टेस्ट ट्यूब में। और एक थोड़ा सा उतना ही चावल को आप मुंह में लेके चबाइए, अच्छा खासा 2-4-5 मिनट, है ना, 2-4 मिनट, यानी बढ़िया से चबा लीजिए उसको। और उसी तरीके से चावल को निकाल के दूसरे टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए। दोनों में पानी भर दिया गया थोड़ा सा, इसमें भी और उसमें भी, और थोड़ी देर छोड़ देना है या रुको। उसके बाद क्या कर देना है, दोनों में आयोडीन डाल देना है 2-3 बूंद, कितना, 2-3 बूंद आयोडीन डाल देना है। 2-4-5 मिनट के बाद इसको ऑब्जर्व करना है कि भाई इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो आप देखोगे कि जो आपका उबला हुआ चावल था उसका कलर जो है बेसिकली चेंज हो जाएगा ब्लू ब्लैक कलर में। किसमें, ब्लू ब्लैक कलर में। लेकिन जो चावल आपने चबा के डाला था ना, उसमें कुछ खास चेंज देखने को नहीं मिलेगा कलर में, या थोड़ा बहुत आपको वायलेट कलर थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है, लेकिन खासा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। एंड द रीजन बिहाइंड इट इज कि जो खाना आपने चबाया नहीं था, भात आपने डाला था, उसमें था स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट का कम्प्लेक्स फॉर्म स्टार्च। आप जब उसमें आयोडीन डाले तो आयोडीन के साथ स्टार्च रिएक्शन करके ब्लू ब्लैक कलर बनाता है, हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। लेकिन जब आपने खाने को चबा लिया तो आपके जो सलाइवा है, यानी थूक है, उसने क्या करा, उस स्टार्च को डाइजेस्ट कर दिया, पचा दिया, और अब वो स्टार्च रहा ही नहीं, अब वो ग्लूकोज बन चुका है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि जो आपका आयोडीन है वो स्टार्च के साथ मिलकर के ना ब्लू ब्लैक बनाता है, लेकिन इसमें स्टार्च न होने की वजह से ये ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है।
बात समझ गए मेरी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है वही चीज़, आप सब कुछ लिख दिया है कि 2-3 ड्रॉप आयोडीन डालना है, 2-3 मिनट छोड़ के देखना है, ऑब्जर्व करना है, कलर वाला क्या कैसा चेंज हो रहा है। मतलब आंसर तो नहीं दिया मेरे जैसे, मैं जैसे बोला, बाकी मैंने बता दिया। ये एक्सरसाइज, ये एक्टिविटी वही था। यहाँ आगे देखते हैं स्वीट्स एंड टूथ डिके। अब यहाँ पर एक सवाल है कि हम लोग मीठा जो खाते हैं उसके साथ ना टूथ डिके यानी दांतों का क्षय होना, बर्बाद होना जो है, कैसे कनेक्टेड है। तो यहाँ पर पहली चीज़ कह रहा है कि नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल। ऐसे तो हमारे मुंह में अभी भी बैक्टीरिया है, आप अभी भी चेक करोगे थूक निकाल करके माइक्रोस्कोप में, देयर विल बी बैक्टीरिया नो डाउट, लेकिन ये हार्मफुल नहीं होते, जनरली होते हैं मुंह में टू अस। हाउएवर इफ वी डू नॉट क्लीन आवर टूथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग, लेकिन और खाना वाना खाने के बाद अगर आप कुल्ला उल्ला नहीं करते, ढंग से साफ ऑफ नहीं करते, कभी ब्रश व्रश नहीं करते, तो आपके बॉडी में, सॉरी माउथ में स्पेशली वो बैक्टीरिया हो जाएंगे जो हार्मफुल है हमारे बॉडी के लिए। ओके, नाउ मेनी हार्मफुल बैक्टीरिया आल्सो बिगिन टू लिव एंड ग्रो इन इट। अगर आप ऐसा करेंगे, मतलब सफाई वफाई नहीं करेंगे दांत का, तो आपके हार्मफुल बैक्टीरियाज ग्रो होने शुरू हो जाएंगे दांत में। दिस बैक्टीरिया ब्रेक डाउन दी शुगर प्रेजेंट फ्रॉम दी, है ना, लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड। सी चैप्टर 4 फॉर नॉन एसिड्स। अब कह रहा है क्या कि आप अगर खाना जो खा करके सफाई वफाई नहीं करते दांत का, तो वो जो खाना आपके दांत वात में कहीं फंसा हुआ है, तो आपका बैक्टीरिया, मुंह का बैक्टीरिया उस खाने को एसिड में कन्वर्ट कर देगा, और स्पेशली जब वो खाना मीठा हो। ठीक है, क्या मेरी बात समझ रहे हैं? जो खाना आपके दांत में सफा, जैसे च्युइंगम, चॉकलेट है, चॉकलेट खा करके आपने सफाई नहीं करी, सो गए, अब एक अच्छा खासा टाइम मिल गया बैक्टीरिया को, तो वो जो आपका मीठा सा चॉकलेट था जो आपका लगा हुआ था दांत में कहीं, वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि दांत जो है हमारा ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना है, फास्फोरस का बना है, जो एसिड के साथ रिएक्शन करता है। आप पढ़ोगे ऊपर क्लास में इसका डिटेल, 10 क्लास में, एसिड बेस इन साल्ट, 10 क्लास में। अभी बस इतना समझ लो कि वो हमारे दांत के साथ रिएक्शन करता है, कौन? एसिड, जो ये बना देता है मीठी चीज़ खाने से। अब वो एसिड रिएक्शन करेगा तो हमारा दांत धीरे 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 खर्चा होगा। जैसे कि यहाँ पे एक पतला सा छेद बन रहा है, यहाँ पर दिखा रहा था, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो गया और यहाँ पर थोड़ा और ज़्यादा हो गया, अब नीचे की ओर खाली और यहाँ पर पूरा खाली हो गया। तो कुल मिलाकर के धीरे 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 अगर आप इसको केयर नहीं करेंगे तो ये अच्छा खासा आपका दांत क्या कर देगा? खर्चा कर देगा। अब एसिड क्या है इसके बारे में चैप्टर 4 में थोड़ा आएगा, तो अभी कह रहा है कि टेंशन मत लो। अब कह रहा है कि द एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ, वही बात, दिस इज कॉल्ड टूथ डीके। अच्छा, एसिड के वजह से हमारा टूथ का बर्बाद होना ही टूथ डीके कहलाता है, ये डेफिनेशन हो गया। व्हाट इज टूथ डीके? द एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ, है ना, इफ वी डोंट क्लीन प्रॉपरली आवर टीथ समटाइम, देन दिस इज कॉल्ड टूथ डीके। आप इसका डेफिनेशन ऐसे बोल सकते हो, इफ इट इज नॉट ट्रीटेड इन टाइम, अगर सही से इसका क्योर नहीं किया गया, इट काजेज सर्व, है ना, टूथएक एंड एक्सट्रीम केसेस रिजल्ट इन टूथ लॉस। कह रहा है कि अगर आपने क्या करा कि इसको ठीक से सीरियसली नहीं लिया, इलाज नहीं करवाया, तो आपका दांत तो दर्द तो होगा, एक तो होगा ही, और बाद में दांत झड़ भी सकता है भैया। तो इसीलिए अगर आपका ऐसा कुछ होता है, एक तो पहले दांत की सफाई वफाई पे ध्यान दो भैया, खाने के बाद सफाई कर लो थोड़ा सा, है ना। मैं तो कहूँगा देखो, सुबह को उठ के जल्दी अगर आप सफाई नहीं कर पाते, कभी कभी बहुत बिजी इंसान हो, हालांकि ये तो होना नहीं चाहिए यार, इतना बिजी भी कौन होता है, मैंने तो नहीं देखा ऐसा बिजी इंसान, लेकिन रात को मैं कहूँगा थोड़ा साफ ऑफ करके सोया करो भाई, क्योंकि रात को एक अच्छा खासा टाइम मिल जाता है, भाई या उसकी बहन जो भी है, रात को एक अच्छा खासा टाइम मिल जाता है बैक्टीरिया को काम करने के लिए, आपके दांत पे एसिड बनाने के लिए। इसीलिए सोने से पहले अच्छे से दांत को साफ रखा करो, तभी आपका दांत का हेल्थ ठीक रहेगा। ओके, अच्छा क्या रहा है, क्या चॉकलेट, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर द मेजर, है ना, कल्प्रिट्स ऑफ टूथ डीके। अब अगर आप चॉकलेट वॉकलेट खाते हो, कुछ ऐसे मीठी ड्रिंक्स वगैरह पीते हो, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, है ना, स्वीट्स मतलब मिठाई वगैरह खा लेते हो, ज़्यादा खाते हो और ये दांत में रह जाता है, तो खास करके ये आपका टूथ डीके का कारण, रीज़न बनता है। देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ विथ अ ब्रश और दातून एंड डेंटल फ्लॉस, a special strong thread which is removed between the teeth to take out trapped food particles। एक डेंटल फ्लॉस बोल करके भी कुछ आता है, धागा टाइप का, जो दांत के अंदर से गंदगी निकालता है, अगर आप वो यूज़ करते हो तो वो, या आप ब्रश यूज़ करते हो तो ब्रश, दातुन यूज़ करते हो मिसवाक तो वो, जो भी आप यूज़ करते हो, मिसवाक एटलीस्ट ट्वाइस अ डे एंड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील। 2 बार कम से कम ब्रश कीजिए सोने के पहले और जागने के बाद। और कह रहा है कि आपको खाना के बाद आपको रिंस करना है, कुल्ला उल्ला बढ़िया से करना है। आल्सो वन शुड नॉट पुट डाइटी फिंगर्स और एनी अनवाश्ड ऑब्जेक्ट इन द माउथ, बिना धोया हुआ चीज़ मुंह में ना ले। उसके अलावा उंगली में झूठ मूठ का ना रखें मुंह में, ठीक है, क्योंकि उसमें भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं और वो भी आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं। आगे बढ़ें, चलो भाई। समटाइम व्हेन यू ईट इन अ हरी
टॉक और लाफ वाइल ईटिंग, यू मे कफ, गेट हिकअप्स, है ना, और choking sensation. This happens when food particles enter the windpipe. The windpipe carries air from the nostril. अच्छा ये बाद में आता क्या? चलो कोई बात नहीं, समझ लो. Nostrils to the lungs. It runs adjacent to the food pipe, but inside the throat, air and food shares a common passage. Then how is food prevented from sharing the windpipe? अब यहाँ पे क्या कह रहा है देखो थोड़ा समझो. मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पर दो पाइप हैं. एक तो हमारे पास विंड पाइप है, ट्रैकिया जिसको कहते हैं, और एक हमारे पास फूड पाइप है जिसको इसोफेगस कहते हैं. ट्रैकिया आगे से है ना, और फूड पाइप इसोफेगस पीछे से है. ठीक, अब ये दोनों ओपन होता है मुंह में, दोनों मुंह में, क्योंकि सांस लेते हैं तो भी मुंह से होते हुए हमारे पास फूड पाइप विंड पाइप में जाता है ट्रैकिया से, और अगर आप खाना खाते हो तो भी हमारे फूड पाइप इसोफेगस से जाता है मुंह होके ही. ठीक, अब क्या होता है कि कभी कभी गलती से बातचीत करने की वजह से या किसी वजह से आपका जो कोई खाने का छोटा मोटा पार्टिकल है जाना चाहिए था फूड पाइप में और चला जाता है विंड पाइप में. अब विंड पाइप में हवा जाने का था लेकिन गलत चीज़ आ गया तो आपका बॉडी रिएक्ट करता है कि अरे गलत आ गया, इसको बाहर निकालो, तो आप शुरू कर देते हो. तो आपका जो डायफ्राम है वो वर्क करता है, आपका पेट एकदम तेज़ी से पीछे की ओर जाता है ना, क्या सारी चीज़ें हैं. ठीक है. ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ स्वेलिंग ऑफ फ्लैप लाइक valve, क्लोज द पैसेज. अच्छा एक valve होता है वहाँ पे, है ना, कहाँ पे, मुंह के जो फूड पाइप और विंड पाइप जहाँ पे, मान लो कि ये भी पाइप है, अरे 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 ये भी पाइप है, ये भी पाइप है, ये नीचे जा रहा है, दोनों पाइप है. अब ये दोनों मुंह में ही है, ये दोनों है ना मुंह में ही है. अब यहाँ पर क्या होता है कि इसके पास एक valve होता है, एक valve होता है जो कभी इसको क्लोज करेगा और कभी इसको क्लोज करेगा, कभी इसको क्लोज करेगा. जब आप जनरली तो हम सांस हर वक्त ले रहे होते हैं, जब सांस ले रहे होते हैं तो अब ये बाहर वाला मान लो कि आपका विंड पाइप है, ये विंड पाइप है, तो ये वाला पाइप को वो ओपन रखेगा और जो फूड पाइप है उसको क्लोज रखेगा, जनरली बंद रखेगा. लेकिन जब हम निगलते हैं कोई चीज़, स्पेशली यहाँ पर आप देखते होंगे, है ना, ये मूव हो रहा है, तो उस टाइम पे क्या करता है, ये फूड पाइप इधर से क्लोज कर देता है और इधर ओपन कर देता है. ठीक है, तब ये इसोफेगस को ओपन कर देता है जब हम कोई चीज़ निगल रहे होते हैं. लेकिन कभी कभार बातचीत करने की वजह से, कुछ करने की वजह से, छींक छाक कुछ भी, तो उसकी वजह से कभी कभी गलती से इस रास्ते में अगर खाना आ जाता है तो हमारा बोला गलत आ गया, इसको भगा. ठीक, चले आगे बढ़े. इसके वजह से हिचकी उचकी आती है, वहाँ पर यहाँ पर यही कह रहा था, है ना. और क्या, अच्छा मिर्च वगैरह खा लेते हैं तो ऐसा कुछ जाता नहीं, फिर भी हिचकाते हैं. उसके पीछे रीज़न ये है कि सांस के द्वारा मिर्च के जो छोटे छोटे जो नहीं दिखा देंगे ऐसे पार्टिकल्स उस सांस से चले जाते हैं, तो उसको लगता है कुछ खाना वाना आ गया, इसीलिए वो हिचकी शुरू हो जाता है. तो आपको जल्दी जल्दी सांस बाहर निकालना चाहिए, उससे आपको हेल्प होगा. उसके अलावा थोड़ा फ्रेश एयर लेना चाहिए, उससे भी आपको हेल्प होगा अगर मिर्च खाने से आपको हिचकी आ रही है तो. ठीक है, ले भाई रीज़न आप दे, ये ले. इसके पास टंग है, ये जीभ है, जीभ में आप देख सकते हो. बेसिकली हम जो अभी पढ़ रहे हैं माउथ के बारे में पढ़ रहे हैं कि माउथ में खाने का क्या होता है. हमने टीथ के बारे में पढ़ा, टीथ के टाइप्स हमने पढ़े, है ना. उसके बाद बचपन में वो जो था मिल्क टीथ के बारे में पढ़ा, टूथ डीके के बारे में पढ़ा. अब जीभ के बारे में आ रहा है, वो भी हमारा माउथ कैविटी का हिस्सा है. इसमें अलग ये टेस्ट बर्ड्स होते हैं जिसमें टेस्ट यानी स्वाद की कलियाँ होती है, जिससे हम क्या करते हैं अलग अलग जगह से अलग अलग स्वाद, यानी स्वीट हो गया. अच्छा बेसिकली टेस्ट कितने होते हैं, तो 5 किस्म के टेस्ट होते हैं, है ना. आपको पता है 5 किस्म का टेस्ट? नहीं पता है, सबको पता है, हम बताते हैं. बेसिक टेस्ट होते हैं, एक स्वीट हो गया मीठा, साल्टी हो गया नमकीन, सावर हो गया खट्टा, अरे सावर हो गया खट्टा, स्वीट साल्टी सावर, बिटर हो गया कड़वा, और उममी हो गया जैसे सूप वगैरह का टेस्ट होता है, गोश्त मछली पका हुआ टमाटर वगैरह का टेस्ट होता है, उममी हो गया. ये 5 बेसिक टेस्ट है बच्चों. क्या आपको पता है? नहीं पता है? अगर आपने कुछ इसमें से नया सुना, जैसे उममी मैंने बहुत लेट से सीखा साइकोलॉजी क्लास लेने के बाद, तो कमेंट करो कि हमने नया सीखा. उममी का टेस्ट कैसा होता है? बेसिकली जैसे सूप वगैरह होता है, जो नॉन वेज वाला सूप होता है, वो उममी का टेस्ट है, मछली का गोश्त का टेस्ट, या जैसे पका हुआ टमाटर वेजिटेरियन के लिए. आगे बढ़े. यहाँ पर आपको वही कह रहा है कि आपको क्या करना है ना, अलग अलग जैसे लेमन जूस ले लेना है, नमक ले लेना है, और मीठा उठा कुछ ले लेना है, और उसको आपने किसी चीज़ से, मान लो कि यही रुई है, उससे लेकर के थोड़ा थोड़ा लेकर के जीभ के अलग अलग हिस्से में देके देखना है कहाँ से कौन सा टेस्ट पता चलता है. मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता कौन सा टेस्ट पता चलता है. मुझे इतना पता आई थिंक कि कड़वा पीछे से पता चलता है, इसीलिए हम लोग को बाद में पता चलता है. नमक आई थिंक इधर वाले हिस्से से नमक पता चलता है, सबसे पहले हमें शायद मीठा पता चलता है. देख लीजिएगा एक बार, है ना. टेस्ट करना भाई तुम लोग पे छोड़ दिया है, जहाँ से पता चले खाते पीते रहो यार. चलो यही चीज़ था. ये टेस्ट बर्ड्स होते हैं बेसिकली हमारे पास जीभ में, जिसमें अलग अलग पार्ट से अलग अलग टेस्ट आते हैं. ये बात आपको समझना था. ऐसा नहीं है कि किसी भी पार्ट से कोई भी टेस्ट ले सकते हैं, नहीं, अलग अलग पार्ट से अलग अलग टेस्ट लिया जाता है. ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। द फूड पाइप, जिसको हम लोग इसोफेगस कहते हैं, माउथ का काम खत्म हो गया। हालांकि माउथ की कुछ चीज़ें भी आएंगी, एक मिनट, लेकिन माउथ में ये नहीं दिया कि हम लोग माउथ में क्या डाइजेस्ट करते हैं। माउथ में डाइजेशन का पार्ट कहाँ दिया? ओहो, ये छूट गया था क्या हमारे पास? हमने ऐसे आगे बढ़ा दिया था, लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, देख लो भाई। माउथ में जो होता है ना, जो सलाइवा होता है ना, वो जो स्टार्च, अभी यहाँ से हमें पता चला था कि खाने में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, खाने में क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट ही का एक टाइप है स्टार्च। क्या टाइप है? स्टार्च। ये भी कार्बोहाइड्रेट ही है। और ये स्टार्च जो है बेसिकली डाइजेस्ट होता है हमारे माउथ से। कहाँ से? माउथ से। और माउथ में जो सलाइवा होते हैं, द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? कि हमारा जो सलाइवा होता है, थूक होता है, वो हमारे खाने में जो स्टार्च प्रेजेंट होता है उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है। स्टार्च कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल था और शुगर जो हमारा है सिंपलर मॉलिक्यूल है। याद रखिएगा इस बात को। अब यहाँ से दो चीज़ें पता चलती हैं। क्या? कि एक तो हमारा डाइजेशन मुंह से ही शुरू हो जाता है, एक चीज़ ये पता चलता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि मुंह में किस चीज़ का डाइजेशन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च का डाइजेशन होता है। दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है? तो शुगर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लिख लीजिए। ठीक, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। कह रहा टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द बैक ऑफ द फ्लोर इन द बकल कैविटी। बकल कैविटी मतलब मुंह के पीछे हिस्से से हमारा टंग जुड़ा हुआ रहता है, यानी जीभ। इट इज फ्री टू द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन एनी डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शन। ये फ्री होता है आगे से और किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। ठीक है, यही कह रहा है। डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग? जानते हैं क्या? यस। एक तो ये हो गया कि उससे हमें टेस्ट पता चलता है, एक तो ये हो गया कि उससे हमें खाना वाना मिलाने में मदद करता है। देखो आगे बढ़े। जीभ का काम क्या होता है? तो यहाँ पर कह रहा है कि वी यूज आवर टंग फॉर टॉकिंग, बात करने के लिए। एक तो ये हो गया। बिसाइड, उसके अलावा इट मिक्सेस सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग चेविंग। दूसरा काम क्या हो गया कि हमारे थूक को ना खाने के साथ मिलाता है। और तीसरा इट हेल्प्स स्वेलिंग, और हमें खाना को निगलने में, पीछे ले जाने में भी हेल्प करता है। वी आल्सो टेस्ट विथ फूड। और चौथा हो गया कि हम लोग इससे खाना को टेस्ट करते हैं कि किसका कैसा टेस्ट है। इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स, इसके पास कलियाँ होती हैं। बर्ड्स मतलब कोई ऐसे ऐसे कोई स्ट्रक्चर होता है ना, ये बर्ड्स है ना, कलियाँ होती हैं, जो क्या करता है? डिटेक्ट करता है अलग अलग टेस्ट को, इसीलिए नीचे वो टेस्ट की चीज़ आया था। ओ, अब समझ में आया पीछे। अच्छा, तो यहाँ पर एक चीज़ आप इंपॉर्टेंट है, वो तो हमारे पास वो इंपॉर्टेंट था ही कि हमारा जो स्टार्च है वो शुगर में कन्वर्ट हुआ, माउथ से डाइजेशन शुरू हुआ, वो इंपॉर्टेंट था ही। उसके अलावा टंग के बारे में इंपॉर्टेंट है। टंग में टेस्ट बद होते हैं, यहाँ से हमें टेस्ट पता चलता है। ये हमें खाने में सलावा को मिक्स करने में हेल्प करता है, और ये हमें सोलो करने में भी, निगलने में भी हेल्प करता है ना। अब एक चीज़ क्या समझ में आया कि हम लोग जब खाना खाएंगे तो उसको हम लोग अच्छे से चबाना चाहिए। क्यों? क्योंकि डाइजेशन यहीं से शुरू हो जा रहा है। अगर आप बिना चबाए खाना खा जा रहे हैं तो डाइजेशन पेट में होगा। तो एक कहावत है क्या कि क्या था यार, दांत का काम आंत पे मत डाल। मतलब जो काम आपको यहाँ करना था पचा करके, वो आप आंत पे यानी डाल रहे हो। ये नहीं करना चाहिए। खाने को अच्छे से चबा के खाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा लोग खाना चाहिए, नहीं, आराम से खाना चाहिए, समझे? चलो भाई, नसीहतें चलती रहेंगी ऐसे ही। दुनिया बदलती है फितरतन, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। ले भाई, फूड पाइप की बात कर रहे हैं। अब हमारे पास जो 6 पार्ट थे उनमें से एक हमारा माउथ हो गया। फूड पाइप में अब क्या हो रहा है, उसी को इसोफेगस कहते हैं। द सॉलिड फूड पासेज इनटू द फूड पाइप और इसोफेगस। लुक एट फिगर 2.2। द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक। अब क्या कह रहा है, जो हम खाना सोलो कर लिए वो हमारे फूड पाइप से होते हुए आगे बढ़ता है, हमारे गर्दन से शुरू होता है। ठीक है, यहाँ तक बढ़िया। आगे अब देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमारा फूड पाइप है, ये वाला यहाँ से इतना दूर हमारा फूड पाइप है। इधर माउथ था, माउथ, और इधर हमारे पास स्टोमक है। तो माउथ से स्टोमक तक फूड पाइप होता है। कह रहा पहले वांट्स टू नो हाउ मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ड्यूरिंग वॉमिटिंग। अब कभी वॉमिटिंग उल्टी हो जाते हैं ना, तब हमारा खाना कैसे फिर उल्टा होता है। वैसे देखो, एक मूवमेंट होती है जिसका नाम है पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। क्या है पेरिस्टल्टिक मूवमेंट? तो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट में क्या होता है, ऐसा संकुचन, ऐसा खाना ऐसा ऐसा होता है। हमारा ये वाला जो पाइप है वो ऐसे ऐसे होता है। तो खाना को ऐसे करता है तो पतला हो जाता है, तो नीचे की ओर थोड़ा फूलता है, तो नीचे की ओर सरकता है खाना, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे ऐसे। तो हमारा खाना ऐसे सरकता था। और ये जो मूवमेंट है ना, ये सिर्फ यही नहीं होता है बल्कि बाकी पार्ट्स में भी होता है अंदर पाइप में।
इसी तरीके से खाना हमारा आगे बढ़ता रहता है। वॉमिटिंग में ये चीज़ें उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। अब ये होता कैसे, सब ब्रेन का खेल है। जो हमारा हिंड ब्रेन है उसमें मिडिल ऑब्लिंगुएटा में इस तरह के मैसेज आते हैं, है ना, जिससे हम लोगों का खाना क्या होता है, ऊपर की ओर उल्टे डायरेक्शन में जाना शुरू कर देता है। वॉमिटिंग के बारे में शायद आगे और भी आएगा। कह रहा है कि मूवमेंट ऑफ द फूड्स इन द इसोफेगस ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का मुराद वो पूरा पाइप है, आपको पहले से ही पता है, और इसोफेगस में मूवमेंट ऑफ फूड दिखा रहा है, ठीक है, जो कि हम लोगों ने कहा पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होता है। एंड द चेस्ट फूड इज पुश्ड डाउन, है ना, टू द मूवमेंट। तो चेस्ट क्या, चेस्ट से होते हुए, ये चेस्ट से होते हुए हमारे स्टोमक तक खाना जाता है, यहाँ पर वही कह रहा है ना। अब यहाँ पर आगे कह रहा है कि मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप, एक्चुअली इट दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल। मैंने पहले कहा ना, ये सिर्फ यही नहीं होता, बाकी जगह पे भी, बाकी पाइप में भी होता है। पुशेस द फूड डाउनवर्ड्स, जिससे खाना नीचे की ओर जाता है। एट टाइम्स द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टोमक एंड वॉमिटेड आउट। कभी कभी हमारा खाना एक्सेप्ट नहीं करता हमारा पेट, और वो वॉमिट हो जाता है और हम लोग बाहर निकाल देते हैं। ये बात समझ रहे हैं। खाना एक्सेप्ट नहीं करने का मतलब है कि वो खाना या तो आपको उससे घिन लग सकता है, या तो वो खाना गंदा हो सकता है, या तो वो खाना खराब हो सकता है, और वो आपके सोच के अकॉर्डिंग। देखो, कुछ खाना ऐसा है जो दूसरे लोग तो खा ले रहे हैं बहुत मज़े से, बट हमको देख करके ही लग रहा, क्योंकि एक माइंडसेट है ना चीज़ों को लेकर के, सोच की बात है। सांप हम नहीं खाते हैं, लेकिन हमारे सामने ही कोई आदमी हो सकता है चाइना का, वो आराम, चाइना क्या, हमारे इंडिया में भी बहुत सारे लोग हैं जो खाते हैं, नागालैंड वगैरह में सांप खाते हैं। तो आप उनको देखोगे कि ये सांप खा ले रहा, भाई आप बोले है सांप कैसे खा ले रहा, तो आपको तो वैसे भी उल्टी आएगा। तो ब्रेन में मैसेज जाता है कि ये खाना हमारे लिए सही नहीं है, वो खाना आपका बॉडी एक्सेप्ट नहीं करता है, ब्रेन एक्सेप्ट नहीं करता, और वो खाना आप बाहर निकाल देते हो। और ये मैसेज भी आपका ब्रेन ही, क्योंकि देखो हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम कंट्रोल नहीं करते, आप पढ़ोगे ऊपर क्लास में, हमारा ब्रेन ऑटोमेटिक कंट्रोल करता है। उसी में से एक ये भी है कि हमारा ब्रेन खुद ही कंट्रोल कर लेता है कि भैया ये नहीं चलेगा, इसको बाहर निकाल दो। फूड पॉइजनिंग वगैरह हो सकती है। वैसे वॉमिटिंग के और भी रीज़न हो सकते हैं भाई, प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग होती है कि नहीं है, या कभी कभी इनडाइजेशन, अपच होने की वजह से भी वॉमिटिंग हो सकती है, या कभी कभी फूड क्या बोलते हैं वो, कैसा क्या भूल गया, अरे वो क्या था, बढ़िया वर्ड था भाई। अच्छा, जो भूल जाता है वो बढ़िया ही वर्ड होता है। कहने का मतलब एक होता है कि खाना ही खराब था, वो वैसा वाला खाना खा लेंगे तो भी आपका बॉडी एक्सेप्ट नहीं करता, उसको बाहर निकाल देता है। और ये जो मूवमेंट है वो उल्टा होने लगता है। निकाल द इंटेंस व्हेन यू वॉमिटिंग आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीजंस ऑफ इट, डिस्कस विद योर पेरेंट्स एंड टीचर। आपने कब वॉमिट किया तो उसको सोचो और फिर वॉमिट करो, और अपने टीचर्स या पेरेंट्स से पूछ ले, भैया हमने तो डिस्कस कर लिया, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज आपने नोटिस करा, यहाँ पर डाइजेशन का कोई नहीं कहा नहीं आया। अरे यस, माउथ में डाइजेशन हुआ था कार्बोहाइड्रेट का, बट फूड पाइप में कोई डाइजेशन वाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। ले अगला है स्टोमक, तीसरा नंबर का, 2 हो गया है, स्टोमक आया। द स्टोमक इज अ थिक्ड वॉल बैग, इट्स शेप इज लाइक अ फ्लैटेंड जे एंड इज द, है ना, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। आपको पता है जैसे फूड पाइप से ऐसे आया था और नीचे आके ऐसा पूरा हो गया था ना भाई, ऐसे। तो कहने का मतलब है कि ये जे जैसा शेप का है, कैसा, जे शेप का है, और ये सबसे चौड़ा भाग है पूरे एलिमेंट्री कैनाल का, इस पूरे पाइप का, ऊपर से नीचे तक के पाइप का ये सबसे चौड़ा भाग है, ठीक। और कह रहा है क्या, इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप, ये स्टार्ट होता है फूड पाइप से, ये फूड पाइप है, फूड पाइप से ये खाना को रिसीव करता है ना, और जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर, और फिर ये लास्ट में इधर जो खुलता है वो कहाँ खुलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है, यहाँ पर ये कह रहा है, ठीक है। तो रिसीव करा खाना हमारे इसोफेगस से और जाएगा यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन। चलो आगे बढ़ते हैं, याद रखिएगा इन चीज़ों को। कह रहा है कि द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक सीक्रेट म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। 1 2 3 नाम याद कर लीजिएगा कि हमारा जैसे वो जो हमारा ये था ना, ये थैला, ठीक है, इस थैला के अंदर ना 3 चीज़ें सीक्रेट होती हैं। सीक्रेट मतलब निकलती हैं, जूस। ये क्या क्या निकलती हैं, तो वहाँ पर नाम दिया हुआ है, क्या, एक म्यूकस निकलता है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, और एक डाइजेस्टिव जूस, पचाने वाला जूस निकलता है ना। अब आगे काम देखो, जो म्यूकस है वो करता है लाइनिंग को प्रोटेक्ट स्टमक का। देखो स्टमक के अंदर की जो दीवार है, स्टमक के अंदर का जो चमड़ा है वो नरम है, उसको बचाता है। अब किससे बचाता है, एसिड से बचाता है। बेसिकली जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकला है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना भाई जला सकता है, खतरनाक एसिड होता है, पावरफुल एसिड होता है, हार्ड एसिड होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करने का काम पेट को कौन करता है,
म्यूकस करता है। कौन करता है? म्यूकस करता है। म्यूकस का काम समझ में आ गया, इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला, द एसिड किल्स मेनी बैक्टीरिया दैट इंटर अलॉन्ग विद द फूड। और एसिड का काम कह रहा है, ये सब अंडरलाइन कीजिएगा, एसिड का काम क्या है कि वो हमारे खाने के साथ कोई बैक्टीरिया वैक्टीरिया आ गया जो हार्मफुल है बॉडी के लिए, तो उसको किल कर देता है। उसके अलावा एक और काम, ये एक हुआ, एक दूसरा काम भी है इसका, क्या? मेक्स द मीडियम इन द स्टोमक एसिडिक एंड हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट। और दूसरा काम होता है कि ये फूड को एसिडिक बनाता है, इट मेक्स फूड एसिडिक। ये जो खाना आपने खाया उस खाने को खट्टा, कभी कभी होता है ना डकार आता है तो कैसा लगता है, खाना खट्टा, आपने खाया था मीठा आ रहा खट्टा, तो ये जो एसिड है वही क्या करता है, खाने को खट्टा एसिडिक बना देता है, एसिड खट्टा होता है। अच्छा, अब क्यों करता है ऐसा? तो एक हमारे पास जो तीसरी चीज निकल रही थी जिसका नाम क्या था, डाइजेस्टिव जूस, तीसरी चीज उसको हेल्प करता है, क्योंकि डाइजेस्टिव जूस जो है ना, ये नालायक सिर्फ और सिर्फ एसिडिक खाने को ही पचा सकता है। तो एसिडिक कर दिया कौन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये पचाएगा, क्या पचाएगा? जो डाइजेस्टिव जूस है वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है सिंपलर सबस्टेंस में। डाइजेस्टिव जूस क्या करता है? बेसिकली डाइजेस्टिव जूस प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। यहाँ पर हमको समझ में आया कि माउथ में हमारा सलाइवा जो था वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर रहा था, और हमारे स्टोमक में जो हमारा डाइजेस्टिव जूस है वो प्रोटीन को क्या कर रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। और क्या डाइजेस्ट करता है वो भी आएगा, फिर हम उस पर बात करेंगे। अभी देखो बस इतना, अभी इतना याद रखो, तीनों का काम हमने देख लिया, तीन चीज़ निकला था और तीनों का काम हमने देख लिया, अंडरलाइन कर लेना पूरा यहाँ तक। अब आइए चौथी चीज़ जिसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या नाम है? स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? तो कह रहा है कि द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली क्वाइल्ड एंड अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग। किसी किसी किताब में 6 से 7 मीटर दिया रहता है, किसी में यहाँ पर 7.5 दिया, तो आपसे पूछा जाएगा तो ये आंसर दे दीजिएगा। क्वाइल्ड मतलब मुड़ा हुआ, हाईली क्वाइल्ड बहुत ज़्यादा मुड़ा हुआ होता है, और 7.5 मीटर लंबा होता है। इट रिसीव सेक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड पैंक्रियाज बिसाइड इट वाल्स आल्सो सीक्रेट जूस। अब यहाँ पर भी जैसे हमारे स्टोमक में तीन चीज़ें रिलीज हो रही थी, क्या क्या था? म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस। यहाँ पर भी क्या होता है कि ये बाहर से लीवर से कुछ निकल लेता है, कुछ पैंक्रियाज से लेता है जूस, उसके अलावा अपना भी ये एक जूस निकालता है, और ये तीन चीज़ें यहाँ पर भी आती हैं। जैसे तीन चीज़ें यहाँ पर, फिर तीन चीज़ें स्मॉल इंटेस्टाइन में भी। अच्छा, द लीवर इज रेडिश ब्राउन। याद रखिएगा लीवर का कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन होता है। ये एक ग्लैंड है, जबकि आपको पता ही है। ये कहाँ पर है? तो अपर पार्ट ऑफ द, है ना, एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। अब ये ऊपर थोड़ा सा राइट साइड से ऊपर है, और ये सबसे बड़ा ग्लैंड है, लिखा होगा। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। इसको याद कर लीजिएगा कि लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। इट सीक्रेट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिएगा कि लीवर जो कि रेडिश ब्राउन कलर का है, जो कि सबसे बड़ा ग्लैंड है बॉडी का हमारा, और वो रिलीज करता है क्या? बाइल जूस। ये बाइल जूस का काम क्या? ये बाइल जूस स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, पित्त जिसको बोलते हैं, ठीक है। द बाइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। और ये जो पित्त है, पित्त रस जिसको हम कहते हैं, ये फैट को क्या करता है सर? डाइजेस्ट करता है। यहाँ पर एक चीज़ समझो, ऊपर माउथ में था कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, फिर स्टोमक में आया प्रोटीन का डाइजेशन, फिर इंटेस्टाइन में आ रहा फैट का डाइजेशन। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो नहीं समझा, चला इसको अंडरलाइन करना, जहाँ तक मैंने कहा था। अब ये वाला हिस्सा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द पैंक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड। पैंक्रियाज भी एक ग्लैंड है, ठीक है, लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमक। स्टोमक के नीचे होता है, आपने देखा फोटो में, ऊपर देख लेना फिर से। द पैंक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंज देम इनटू सिंपलर फॉर्म्स। अब ये भी आप याद कर लीजिएगा कि पैंक्रियाज का काम क्या है, कि ये पैंक्रियाटिक जूस निकालता है। एक चीज, पैंक्रियाज एक ग्लैंड है, पैंक्रियाटिक जूस इसका हार्मोन है, जूस है। पैंक्रियाटिक जूस का काम क्या है कि ये फैट को या कार्बोहाइड्रेट को या प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। आप कहेंगे सर फैट कार्बोहाइड्रेट तो ऊपर ही डाइजेस्ट हो गया, ये क्या ले करेगा? देखो, जो बचा खुचा था माउथ में आपने चबाने छोड़ दिया था, कुछ पेट वाले ने प्रोटीनवा को छोड़ दिया था, कुछ उसके बाद इंटेस्टाइन ने फैट को छोड़ दिया था बचा खुचा, वो सब को फाइनली डाइजेस्ट कौन कर देगा? ये पैंक्रियाज कर देगा। बचा खुचा जो भी डाइजेशन बचा था, पाचन का काम पैंक्रियाज करेगा। यहाँ से हमें एक चीज़ पता चलता है कि पैंक्रियाज जो होता है वो फाइनल पाचन कर देता है, और पैंक्रियाज लोकेटेड है किसके साथ? एसोसिएटेड है तो स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में टोटल जो है डाइजेशन
हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। स्टार्ट हुआ माउथ से और फाइनल हो गया डाइजेशन कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, है ना, डिडोनम, जेजुनम और इलियम बोल करके। तो ऊपर में जो डिडोनम होता है ना, उसी में ऊपर में फैट का पहले पाचन होता है, और फिर जो सेकंड पार्ट होता है, थर्ड पार्ट में जाता है, तब सेकंड पार्ट में जाता है, तब जाकर के ये जो बचा हुआ इधर का छोड़ा हुआ कार्बोहाइड्रेट, इधर का छोड़ा हुआ प्रोटीन, उधर का छोड़ा हुआ फैट्स को फाइनल डाइजेस्ट कर देता है और सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसको पढ़ लेते हैं फिर नीचे जाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट नीचे चीज़ है, एक डॉक्टर थे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि द वर्किंग ऑफ द स्टमक वाज डिस्कवर्ड बाय एन स्ट्रेंज एक्सीडेंट। एक अचानक हादसे से पता चला कि कैसे हमारा पेट काम करता है। 1982 की बात, 1822 की बात है। एक नाम था एलेक्सिस, है ना, सेंट बोल कर कोई एक इंसान था, जिसको जो है क्या हो गया था, मार्टिन नाम था उसका। वो गोली उसको लग गया था। द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज द चेस्ट वाल, पूरी तरीके से ये छेदवा हो गया था, है ना, मेड होल इन हिज स्टोमक, और उसके पूरे पेट में छेद हो गया था। ये पेट स्टोमक का फोटो दिखा रहा ना ऐसा, ठीक है, तो उसके पेट में छेद हो गया था, है ना। और उस वक्त एक डॉक्टर थे अमेरिकन आर्मी में, वो डॉक्टर का नाम था विलियम, है ना, विलियम बेमोंट। और ये जो विलियम बेमोंट था, वो एक डॉक्टर ने इसकी जान बचाई थी, लेकिन वो इस छेद को पूरी तरीके से भर नहीं पाया था, एंड लेफ्ट बैंडेज्ड, है ना, और फिर वो बैंडेज लगा के छोड़ दिया था। मतलब ये छेद ठीक नहीं कर पाया था, जबकि उसने जान उसकी बचा ली थी। अब क्या हुआ, बाद में फिर बैंडेज चेंज करना पड़ेगा। बेमोंट टूक इट इज एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सी इनसाइड द स्टमक थ्रू द होल। अब उस डॉक्टर ने क्या करा, इसकी मजबूरी को अपॉर्चुनिटी बनाया कि क्यों ना भैया उस छेद से इसके पेट के अंदर देखें हम क्या हो रहा है, इधर क्या चल रहा है अंदर। ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशन, और उसने कुछ ऑब्जर्वेशन किए। डॉक्टर ने क्या ऑब्जर्वेशन करा, देखो कि बेमोंट फाउंड दैट द स्टमक वाज चर्निंग फूड, कि ये खाने को भैया ऐसा ऐसा हिला रहा है भैया। इट वाल सिक्रेटेड फ्लूइड विच कुड डाइजेस्ट द फूड, और इसके वाल से, यानी इस अंदर के पेट के वाल से कुछ रस निकल रहा है रे बाबा, और ये खाने को पचा सकता है। वीडियो को लाइक करा कि नहीं अभी तक, नहीं करा यार, बेकार है भैया। तो कह रहा है क्या, ये देखा, अच्छा उसने क्या, ऐसे कैसे पता लगा, जूस वाला ना अंदर का जूस को निकाल के बाहर खाने को पचाने की कोशिश करा और पच गया था, तो इस तरीके से उसने पता लगाया था। He also observed that the end of the stomach opens into the intestine only after the digestion of the food inside the stomach completed. अब इसका जो एंड है, जहाँ पे ये फिर स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होगा, वो तब खुलता था जब इधर का काम कंप्लीट हो जाए तब, नहीं तो क्या होता, इधर पचा ही नहीं, आगे बढ़ गया खाना तो गड़बड़ हो जाएगा ना। चलो, यही था, डॉक्टर साहब ने पता लगा लिया, बेमोंट डॉक्टर साहब थे, मार्टिन का पेट चीर के पता लगा लिया। हाँ, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। The partly digested food now reached the lower part of the small intestine, where the intestinal juice completed the digestion of all components, है ना, of the food. अगर अभी भी कुछ बच गया है ना, अभी भी कुछ पाचन होने में बच गया है, तो मैं क्या बोलूँ, अच्छा वीडियो कंप्लीट होने के बाद ही बात करते हैं। अभी भी कुछ, तो एक जो बोला था ना, 3 चीज़ जो बोला था ना, एक पैंक्रेटिक जूस था, और एक क्या था रे, बाइल जूस था, बाइल फैट को डाइजेस्ट कर रहा था। तो ये सब में भी अगर कुछ बच गया ना, तो उसके पास जो अलग से एक इंटेस्टिनल जूस था, वो क्या कर देता है, बाकी चीज़ को पूरी तरीके से डाइजेस्ट करता। अब कुछ नहीं बचा। द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत। ये जो कार्बोहाइड्रेट है ना, वो ना सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग ग्लूकोज कह सकते हैं। ये जो फैट है ना, ये फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम लोग ग्लिसरॉल कह सकते हैं। और जो ये प्रोटीन है ना, ये एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जा सकता है ना। ये आप याद कर लेंगे। क्या डाइजेस्ट, इतना तो समझ गए थे कि कार्बोहाइड्रेट फैट यहाँ पे चेंज होता है। तो कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में था, स्टार्च में था, है ना, और वो क्या हो गया, शुगर बन गया या ग्लूकोज बन गया। क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया। हम इसे कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, आप लिख लेना, चेंज हो गया किसमें, शुगर में, सिंपल शुगर में आप कह सकते हो। एक चीज। नंबर 2, फिर क्या कह रहा है कि हमारा जो फैट है, फैट जो है फैटी एसिड में कन्वर्ट होगा, किसमें, फैटी एसिड में। और फैटी एसिड को क्या कह रहा है, ग्लिसरॉल कह रहा है। क्या कह रहा है, देख रहे थे एक बार, चीटिंग, ग्लिसरॉल, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो प्रोटीन है, हमारे पास जो प्रोटीन है, उसको कन्वर्ट कर देता है ये एमिनो एसिड में, किसमें,
एमिनो एसिड में। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्या सारे सवाल बन सकते हैं, है ना, अंडरलाइन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ तक हो गया डाइजेशन। अब खाना क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा जो डाइजेस्ट हुआ है। कैसे? द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। देखो, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, सबसे पहले हुआ था इंजेक्शन, खाना गया था अंदर, ठीक है, इंजेक्शन। ये कैसा हो जाता रे, कोई बात नहीं, आए है वो इंजेक्शन। दूसरे नंबर पे हमारे पास हुआ, एक नंबर पे इंजेक्शन हुआ, दूसरे नंबर पे हमारे पास हुआ डाइजेशन, क्या हुआ, डाइजेशन खाने का। अब तीसरे नंबर पे हो जाएगा एब्जॉर्प्शन, क्या हो जाएगा हमारे पास, एब्जॉर्प्शन, खाने में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएंगी, है ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि वो जो खाना हमने डाइजेस्ट कर लिया पूरी तरीके से, तो वो इंटेस्टाइन के ही वाल में क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन फोटो में एक बार भाई क्लियर कर दें क्या इसको, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन अंदर वाला है, ठीक है, इस पे कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। बाहर वाला ये लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन अंदर वाला है। तो ये जितना प्रोसेस पड़ रहा है ये सब यहाँ हो रहा है, यहाँ के बाद देखो ये पाइप ऐसे लगा हुआ, तब ये जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ये जो आप देख रहे हो ये लार्ज इंटेस्टाइन है, जो लंबा वाला है 7 मीटर 7.5 मीटर वाला वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये 2 मीटर वाला है या 1.5 मीटर वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खुल जा सिम सिम। कह रहा है कि द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव 1000 ऑफ फिंगर्स लाइक आउटग्रोथ्स, दीज आर कॉल्ड विलाई। अब देखो, जैसे ये दीवार है कि ये मान लो स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारा, ऐसे देखने लग रहा है सिंपल सा पाइप, लेकिन इस पाइप को अगर आप जूम करो, ये वाला इसको खाली जूम करते हैं, इसको, है ना, खाली इसको जूम करते हैं, तो मान लो ये पाइप है, इस पाइप के अंदर भी ऐसा ऐसा डिजाइन होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे डिजाइन्स होते हैं, इसको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं, इसी का नाम है विलाई, है ना, सिंगुलर, है ना, विलस कह रहा है। ये जो विलाई है ये क्या करता है, बेसिकली सरफेस बढ़ाता है। कह रहा है कैन यू गेस व्हाट रोल ऑफ द विलाई कुड बी इन द। अब देखो, जो इसमें खाना होना है, मान लो ये सब खाना होना है, ये सब खाना क्या होगा, ये सब खाना, अब ये सिंपल मॉलिक्यूल है, इसको आप एब्जॉर्ब करना है, इसको चूज करके क्या करना है, पहुंचाना है ब्लड में, है ना। तो कह रहा है क्या, द विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेशन ऑफ द फूड। अब क्या है, देखो ये बात को समझो कि ये सिंपली अगर एक लाइन में यहाँ से एब्जॉर्ब करता था, इतना ही दूर में खाली एब्जॉर्ब होता है ना, मान लो एक धागा, लेकिन अगर आप इस वाले एंड को पकड़ के इस वाले एंड को पकड़ के ऐसे खींचो, है ना, तो ये कितना लंबा हो जाएगा, बहुत बड़ा सरफेस होगा कि नहीं होगा। तो एरिया बढ़ा दिया। देखो अब यहाँ से भी डाइजेशन चूस सकता है खाना, इससे भी खाना चूसेगा, यहाँ से भी चूसेगा, यहाँ से भी चूसेगा, मतलब पूरा इस तरीके से हर एक फिंगर से। तो बेसिकली ऐसा है कि एक ही बार में कोई मोटर वोटर तो लगा हुआ है नहीं कि ऐसा चूस लेगा, थोड़ा थोड़ा करके, छोटा छोटा एक एक मॉलिक्यूल करके ब्लड जो है एब्जॉर्ब करेगा। तो बहुत बड़े एरिया में, जब बहुत बड़े एरिया में ये एब्जॉर्प्शन होगा, तब कुल मिला करके एक अच्छा खासा एब्जॉर्प्शन हो पाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं, ऑफ कोर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है ईच विलाई हैज अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। अब इसके अंदर देखो, ये जो विलाई है, इस विलाई के कलर कुछ हम और ले लें, इस विलाई के अंदर, फिर इसके अंदर क्या होता है, इस सब के अंदर क्या होता है, बहुत सारे नस होते हैं, नस ब्लड वेसल्स होते हैं, इसके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं। तो ये जो फूड है वो अंदर की ओर जाता है, और वो ब्लड वेसल से क्या होता है, होते हुए हमारे पूरे बॉडी में चला जाता है। अब यहाँ पर क्या रहा है, स्मॉल ब्लड वेसल क्लोज टू इट्स सरफेस, द सरफेस ऑफ इट्स विलाई एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स, द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। अब यहाँ से ये एब्जॉर्ब कर लिया, अब हमारे पूरे बॉडी के हर एक हिस्से तक ये ब्लड जाएगा और खाना हर एक जगह पहुँचेगा। ठीक, अच्छा, कहाँ रे, body where they are used to build complex substances such as the protein required by the body, है ना। अब जहां जहां जिसकी जरूरत है वहां पर वो पहुंचेगा। दिस कॉल्ड एसिमिलेशन, दिस कॉल्ड एसिमिलेशन। अब अगला प्रोसेस, मतलब अभी तक देखो इंजेक्शन आया था, डाइजेशन आया था, एब्जॉर्प्शन आया था, अब आया एसिमिलेशन। एसिमिलेशन कहते हैं कि द फूड, है ना, द एब्जॉर्ब्ड फूड या सिंपलर फूड मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब्ड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन goes into transported into different parts of our body, this process is called assimilation। तो खाना हमारे पेट से, पेट ही में रह जाएगा, तो सारी एनर्जी का पेट ही का यूज करेंगे। अभी हाथ पैर चला रहे हैं, मुंह चला रहे हैं, उधर एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए,
तो कहने का मतलब है कि ये खाना पूरे बॉडी तक जाता है और पूरे बॉडी में जो जाने का प्रोसेस है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। इन द सेल ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब ये वाला भी आप याद करना है कि सेल में होता है। अच्छा, ये कहाँ हो रहा है? सेल में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? सेल में। क्या हो रहा है? तो जो ग्लूकोज है वो टूट रहा है किसमें? ऑक्सीजन के साथ मिलकर के, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में और एनर्जी में। क्या बोला? देखो समझो बात को। ग्लूकोज पचाने के बाद, ग्लूकोज हमने खाना को, स्टार्च को पचा के ग्लूकोज बना था। ग्लूकोज क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, वही कह रहा है। और ऑक्सीजन के साथ मिल करके ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, और साथ में एनर्जी बनाएगा। क्या बनाएगा? एनर्जी बनाएगा, और वाटर भी बनाएगा, और वाटर भी बनाएगा। अब बात समझो, कार्बन डाइऑक्साइड हम सांस से बाहर निकाल देंगे, एनर्जी बॉडी में यूज़ कर लेंगे, और वाटर भी हमारे बॉडी में यूज़ हो जाएगा, या अलग जगह से अगर वेस्ट होगा तो निकल जाएगा। कुल मिलाकर के ये प्रोसेस होता है, वो भी आप याद कर लीजिएगा कि अब उस ग्लूकोज का यूज़ कैसे होता है वो यहाँ पर बता दिया, ठीक है। The food that remains undigested and unabsorbed enters into the large intestine। अब देखो यहाँ पे खाना पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो चुका था, फिर भी जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, जिसका यूज नहीं हो पाएगा अब हमारी बॉडी में, वो चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जो आपने फोटो में देखा था, बाहर बाहर से घिरा हुआ था, ठीक है। तो द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब थोड़ा चौड़ा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन पतला होता है, ये चौड़ा होता है, लेकिन ये छोटा होता है। वो होता था 7.5 मीटर का, ये होता है 1.5 मीटर का। इट फंक्शन इज टू अब्सॉर्ब वाटर एंड सम साल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। अब ये याद कर लीजिएगा कि लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है कि ये अनडाइजेस्टेड फूड में से, वो तो बेकार है, उसका तो यूज़ नहीं है, लेकिन जो पानी है उसमें से वो पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। जो मिनरल्स है, अगर कुछ जैसे साल्ट वगैरह है, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। क्यों? हमारे बॉडी में ज़्यादा पानी लूज होगा, तब फिर हमारे बॉडी तो 50% ऑफ वाटर से जो बना हुआ है, तो ये कैसा मेंटेन करेगा? इसीलिए हमारे बॉडी में पानी को बर्बाद ना हो, तो उस अनडाइजेस्टेड फूड में से भी जो पानी है वो हमारा एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो यही काम है स्मॉल इंटेस्टाइन का, याद रखिएगा कि ये अनडाइजेस्टेड फूड में से वाटर को एब्जॉर्ब करता है, सम साल्ट वगैरह को भी, या मिनरल्स, ठीक है। द रिमेनिंग वेस्ट पासेज इनटू द रेक्टम। रेक्टम इसी इंटेस्टाइन का लास्ट हिस्सा है, और उसके बाद जो है सेमी सॉलिड फीसेस, और वही गंदगी है, और ये फेसल मैटर जो है रिमूव्ड हो जाता है थ्रू द एनस, एनस से निकल जाता है टाइम टू टाइम। दिस इज कॉल्ड इजेशन, दिस इज कॉल्ड इजेशन। व्हाट इज इजेशन? तो कह सकते हैं कि द फेकल है ना, द फेसियल मेट रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस इज कॉल्ड इजेशन। डेफिनेशन हो गया यहाँ से यहाँ तक, अंडरलाइन कर लीजिएगा। और कह रहा है क्या कि ये लास्ट स्टेज है। सबसे पहला इंजेक्शन, फिर था डाइजेशन, फिर था एब्जॉर्प्शन, फिर था एसिमिलेशन, और फिर लास्ट में इजेशन, बाहर निकाल देना गंदगी को। ये 5 प्रोसेस में हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, और हमारे यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन, हमारे एलिमेंट्री कैनाल का भी सब कुछ खत्म हो गया। आगे बढ़े, यहाँ तक ह्यूमन का डाइजेशन खत्म हो गया। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। अब घास खाने वाला डाइजेशन के बारे में कह रहा है कि वहाँ पे क्या होता है। कह रहा है क्या? Have you observed cow, buffalo and other grass eating animals chewing continuously even when they are not eating? जब खाना नहीं भी खा रहे होते तो कुछ जानवर अपना मुंह से चबा, इसको अंडरलाइन नहीं करना, वैसे बोल रहा हूँ, चबा रहे होते बैठ बैठ कर, उसको बोलते जुगाली करना। आपने देखा है क्या? हाँ हमने देखा, आपने भी देखा होगा, गाय भैंस बकरी किसी को भी। एक्चुअली दे क्विकली swallow the grass and store in the part of stomach called rumen। वो क्या करता है, जब वो उसको घास मिलता है जल्दी जल्दी वो खा लेता है, और जल्दी जल्दी निकल लेता है, चबाता नहीं है, फुर्सत में बैठ के चबाता है। हेयर द फूड गेट्स, अच्छा रूमेन मतलब पेट का वो हिस्सा, एक हिस्सा है जिसका नाम रूमेन है, वहाँ पर कह रहा है ये ले लेता है खाना को। उसके बाद पार्शियल डाइजेस्टेड एंड कॉल्ड कर्ड, है ना, एंड डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कर्ड बट लेटर, है ना। अच्छा अभी क्या है कि इसने अभी जल्दी जल्दी खाना अंदर ले लिया, और उसके बाद जो है उसको कर्ड बोलते हैं, वो जो खाना अभी लिया वो थोड़ा बहुत पचता है, पचता नहीं है खासा। बट लेटर द कर्ड रिटर्न टू द माउथ, और बाद में वो जो कर्ड है, थोड़ा बहुत पचा हुआ खाना, वो वापस मुंह में आता है, और स्मॉल लम्प्स एंड एनिमल्स च्यू इट, और थोड़ा थोड़ा करके आता है, स्मॉल लम्प्स थोड़ा थोड़ा करके आता है, और फिर एनिमल उसको दोबारा चबाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन, मतलब चेविंग द फूड फ्रॉम टेकिंग आउट द कर्ड टू द फ्रॉम द रूमेन टू द माउथ इज कॉल्ड रूमिनेशन। तो आप इस तरीके से इसका डेफिनेशन कह सकते हो। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स, और ऐसा करने वाले जानवर, यानी ये जो जुगाली करते हैं, ऐसे करने वाले जानवर को हम लोग बोलते हैं जुगाली करने वाला जानवर। इसको इंग्लिश में रूमिनेंट्स, रूमिनेंट्स मतलब जुगाली करने वाला जानवर। ये प्रोसेस जो है रूमिनेशन, जुगाली करना कहलाता है हम लोग की भाषा में, ठीक है। देखते हैं बूझो के दिमाग में क्या चल रहा है। पहले कह रही है व्हाट्स व्हाई दीज एनिमल्स कैन नॉट chew फूड प्रॉपर्ली एट द टाइम दे टेक इट। जब खा रहा था तभी बढ़िया से चबा के ले लगा, बाद में बैठ के चबाने क्या सिस्टम है? तो भाई सिंपल सी बात यह है कि बिकॉज वो जानवर है, उसको
हमारे तरह थाली में सजा के टाइम टू टाइम खाना नहीं मिलता, उसको एक टाइम होता है जब मिलता है खाना, जल्दी जल्दी उसको खाना होता है, ठीक है, ताकि बाद तक एनर्जी मिल सके, और उसको ज़्यादा खाना खाना होता है, और वो हर वक्त नहीं मिल सकता हो सकता वो खाना, और वो समझेगा भी नहीं ना कि थोड़ा थोड़ा करके जैसे हमको मिल भी गया थोड़ा थोड़ा करके खाते रहेंगे, नहीं, हम इंसान समझदार हैं उतने, वो उतने समझदार नहीं हैं। तो वो क्या करते हैं, वो ऐसे ही फटाफट 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 पेट भरने की कोशिश करते हैं, है ना, बिना टाइम गंवाए, क्योंकि ज़्यादा भी खाना होता है और जल्दी खाना होता है ना, इसीलिए। आगे बढ़ते हैं। बूझो वांट्स टू नो व्हाई वी कैन नॉट डाइजेस्ट, है ना, सेलुलोज लाइक द कैटल डू। अब सेलुलोज के बारे में आएगा, यहाँ पर हम लोग देखेंगे। सेलुलोज ऊपर आ गया, हाँ यहाँ पर। ओ, डायरिया के बारे में पढ़ना बाकी है। अच्छा, ये सेलुलोज के बारे में आएगा। ये कह रहा है सेलुलोज नाम में एक चीज़ होती है जो कि जानवर पचा सकते हैं, हम लोग नहीं पचा सकते, इसके बारे में आएगा। लेकिन पहले ऊपर जो डायरिया छूट गया इसको जल्दी से देख लेते हैं। समटाइम यू मे हैव एक्सपीरियंस द नीड टू पास वाटर स्टूल फ्रीक्वेंटली, दिस इज कंडीशन इज नॉन एज डायरिया। डायरिया एक बीमारी होती है, इसमें जो है ना जल्दी जल्दी आपको वॉशरूम जाना होता है, एकदम पानी वानी आ रहा होता है। तो कहने का मतलब है कि इट मे काउज्ड बाय एन इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग, और हाँ यही वर्ड यूज नहीं आता, फूड पॉइजनिंग मतलब खाना अगर आपने सड़ा गला या गंदा सा खा लिया तो। इंडाइजेशन यानी अपच की वजह से ये बीमारी होती है। इट इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया, हमारे इंडिया में बहुत आम बात है, पर्टिकुलरली एमंग चिल्ड्रेंस अंडर सर्वर कंडीशन इट कैन बी फैटल। कह रहा है कि ये हमारे बच्चों में देखने को मिलता है, क्योंकि सफाई सुथराई की कमी है इंडिया के अंदर और खाने की भी कमी है बहुत जगह, है ना। तो ये बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है और ये कभी कभी बहुत खतरनाक हो सकता है। फैटल कंडीशन मतलब खतरनाक हो सकता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्सेस लूज ऑफ वाटर एंड साल्ट फ्रॉम द बॉडी, क्योंकि डायरिया होने की वजह से बहुत ज़्यादा पानी बॉडी से निकलता है, साल्ट हमारे बॉडी से निकल जाता है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी जो होता है वो बिल्कुल सूख जाता है और उससे इंसान मर भी सकता है। डायरिया शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड, इसको अगर होता है तो आप लोग को इसको ये नहीं कहना चाहिए ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं, बल्कि इलाज कराना चाहिए। कह रहा है इवन बिफोर अ डॉक्टर इज कंसल्टेड द पेशेंट शुड बी गिवन अ प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड एंड कोल्ड वाटर विद अ पिंच ऑफ साल्ट एंड शुगर डिजॉल्व इन इट, इट इज कॉल्ड ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन यानी ORS। अब क्या कह रहा है, इससे पहले कि आप डॉक्टर के पास ले जाएं, आप क्या करें, पानी को गर्म कर लीजिए, पानी को गर्म करके उसको ठंडा कर लीजिए, ठंडा करने के बाद उसमें थोड़ा नमक और चीनी वगैरह मिला करके उसको पिला दीजिए। जिसको ये बीमारी हुई है उससे उसको थोड़ा एनर्जी मिलेगा और ये बीमारी ठीक होने में हेल्प होगा। इस सोल्यूशन को ORS कहते हैं। ORS डायरेक्ट खरीद के भी मिलता है, आप डायरेक्ट ला करके उसको पिला सकते हो। आगे देखते हैं। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज कह रहा है कि घास में एक चीज पाई जाती है जिसको सेलुलोज कहते हैं। क्या कहते हैं, सेलुलोज। अब सेलुलोज क्या है, एक किस्म का कार्बोहाइड्रेट है। जैसे स्टार्च एक किस्म का कार्बोहाइड्रेट था, चावल रोटी में पाया जा रहा था, वैसे घास में एक किस्म का कार्बोहाइड्रेट पाया जा रहा है, इसको हम लोग सेलुलोज कहते हैं। इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल, डीर, etc बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूमेन। अब रूमिनेंट्स मतलब जो जुगाली करने वाले जानवर हैं, इसके पेट में ना एक तरह के खास किस्म का बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि हेल्प करता है इस सेलुलोज को पचाने के लिए, जो कि घास में पाया जाता है। लेकिन मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, हम इंसान भी इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे बॉडी में ऐसे कोई बैक्टीरिया है ही नहीं। अच्छा, एनिमल्स लाइक हॉर्स, रैबिट, etc हैव, है ना, अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड, है ना, सीकम बिटवीन द इसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन और इसोफेगस के बीच में कुछ जानवरों के पास सीकम नाम का एक अलग सा थैला होता है ना। द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन। यहाँ पर मतलब उस सीकम वाले झोला में अलग से कोई बैक्टीरिया होता है कुछ जानवर में, वो सेलुलोज को पचाता है, और इंसान में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होता है। तो अब ये जो पहले कह रहा है कि इंसान क्यों पचा नहीं सकता है सेलुलोज को, तो इसका जवाब है बिकॉज वी द ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव सच टाइप ऑफ बैक्टीरिया विच कैन डाइजेस्ट द सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसका आंसर मिल गया। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास ऐसा नहीं है। क्या कह रहा है कि सो फार यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल्स विच पोजेस द डाइजेस्टिव सिस्टम बट देयर आर मेनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव अ माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ऊपर तक चाहे जानवर की बात करें चाहे हम इंसान की बात करें, हमारे पास एक सिस्टम है डाइजेशन के लिए, इसके बारे में पढ़े। लेकिन कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जिसके पास सिस्टम ही नहीं है, मतलब ये माउथ, इसोफेगस, फूड पाइप, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये वो फलाना ढिमक्का नहीं है। तो अच्छा, इसका ये फोटो एक बार देख लेना भाई। अच्छा, ये पहले पढ़ लेते हैं। देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट द फूड, आखिर वो कैसे फिर खाना लेते हैं और खाना पचाते हैं। द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड टेक। अब नीचे आप पढ़ोगे और थोड़ा अलग सा कि जिसके पास ये पूरा सिस्टम नहीं होता वो खाने को कैसे डाइजेस्ट करते हैं। लेकिन इसका फोटो देख लो एक बार, देखो ये इसोफेगस है, इसके पास भी रूमेन है, यहाँ पर जाके पहले वो अधपचा कड होता है यहाँ पे, उसके बाद वापस आ सकता है। उसके पास एक ये वाला थैला है जिसमें बैक्टीरिया होगा जो सेलुलोज को पचा सकता है। उसके अलावा फिर मतलब 4 सेक्शन होता है इसमें, नीचे देखो ना, स्टोमक है ना, सीसम भी दिया हुआ है, देखो सीसम है इसके पास, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो इसके पास भी 3-4 चीज़ें हैं।
एक्स्ट्रा में इसके पास है ना वो वाला हमारे पास रूमेन, 4 हो गए। है ये टॉपिक शुरू होगा। स्पीड तो बोलना पड़ेगा ना, पूरा चैप्टर ना ख़त्म करते हैं एक बार में, रोज़ा का दिन है, इफ्तार करके बैठे। पानी पी लें? चलो पी लेते भाई। बिस्मिल्लाह। ले भाई शुरू करें। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा एक अलग ही जानवर है। वैसे तो ये जानवर ऐसे गाय भैंस जैसा दिखता नहीं है, बहुत छोटा है। इसमें हमारे पास जैसा सिस्टम नहीं होता है ना। इसके पास क्या होता है ऐसा कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका डाइजेशन कैसे काम करता है। कारण अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंपल सेल कॉल्ड ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ये ना माइक्रोस्कोपिक है। माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है जिसको हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते, नेकेड आई से नहीं देख सकते, बिल्कुल इसको देखने के लिए हम लोग को कोई माइक्रोस्कोप चाहिए, बहुत छोटा बहुत छोटा। एक होता है माइक्रोस्कोपिक, होता है मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक बड़ा हुआ, माइक्रोस्कोपिक छोटा हुआ, ठीक है। कह रहा ये पाया जाता है तालाब वगैरह में, गंदे पानी में। अमीबा जो होता है ना, उसका सेल मेम्ब्रेन होता है। उसके पास क्या होता है, एक सिंगल सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन कहते हैं इस बाहर वाले हिस्सा को, जो इसका दायरा क्या करता है, तय करता है। इस बाहर वाले लाइनिंग को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। एक ही सेल मेम्ब्रेन होता है इसके पास। और कह रहा है क्या, मेनी स्मॉल बर्ड्स लाइक वैक्यूल्स। और इसके अंदर फिर जो होते हैं बबल्स, अच्छा बबल जैसे, बुलबुला जैसा, वैक्यूल्स इसके अंदर बहुत सारे होते हैं जिसमें चीज़ें स्टोर रहती हैं ऑफकोर्स। इन इट साइटोप्लाज्म अमीबा, अच्छा ये वैक्यूल कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कहते हैं कि इसके अंदर जो भी लिक्विड है ना, इस पूरा भरा हुआ जो भी चीज़ है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर वैक्यूल्स होते हैं, तैर रहे होते हैं, यही कह रहा। बहुत छोटा, लेकिन इसको ऐसे नहीं देख सकते, इसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। इट्स अमीबा कॉन्स्टेंटली, है ना, चेंज इट्स शेप एंड पोजिशन। ये शेप जो अभी आप देख रहे हो ऐसा नहीं होगा, ये आप इसका फोटो ऐसे ऐसे बना दोगे तो भी सही है, ठीक है, क्योंकि इसका पोजीशन चेंज होता रहता है। ये पोजीशन चेंज कर करके ही आगे बढ़ता है और इसी से खाना वाना खाता है। इसके पूरे सिस्टम के अंदर बेसिकली इसका बॉडी का शेप फिक्स नहीं है, अलग अलग होता रहता है हर टाइम। इट पुशेज आउट वन और मोर फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन। अब इसका एक या एक से ज़्यादा फिंगर जैसी चीज़ें बाहर निकल रही है। जैसे ये देखो, ये फिंगर जैसा निकला हुआ है, ये है, ये है, ये है। एक या एक से ज़्यादा फिंगर जैसे चीज़ें निकलती है, कॉल्ड सीडोपीडिया। इसको हम लोग सीडोपीडिया कहते हैं, फॉल्स फुट कहते हैं, फॉल्स फीट। और फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर द फूड। ये जो फॉल्स फीट होता है यही मूव हो करके, है ना, ये आगे बढ़ता है और इसी से खाना पकड़ता है। कैसे खाना पकड़ता है थोड़ा सा देख लेते हैं भाई, बिना किसी देरी के। ले देखो, जैसे कि इधर से है ना, ये सीडोपीडिया है ना, सीडोपीडियम लिखा है, इसका सिंगल है इसलिए। मान लो ये ऐसे बढ़ गया, ऐसे बढ़ा दिया, ठीक है, इसको ऐसे बढ़ा दिया, बीच में ये स्पेस बन गया। अब ये खाना जो होगा, इस खाने को ये बैग से अब इधर से क्या करेगा, ये अंदर की ओर कुछ रस निकालेगा, अंदर की ओर, ठीक है, कुछ रस निकालेगा। वो रस क्या करेगा, उस खाने को, जो इसका खाना है उसको सड़ा देगा, डाइजेस्ट कर देगा। और डाइजेस्ट करने के बाद उस रस में से फिर इंपॉर्टेंट चीज़ ये एब्जॉर्ब कर लेगा, वो खींच लेगा, वो चूस लेगा, ठीक है, और फिर इसको बाहर निकाल देगा पैर खोल करके। इस तरीके से ये काम करता है। आई होप कि आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। चलो आगे बढ़ते हैं। एम्ब्रियोलॉजी। एमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। जाहिर सी बात है, खुद माइक्रोस्कोपिक है तो हम भाई से बड़ा हाथी खाएगा क्या। When it senses food, it pushes out pseudopodia around the food particles and engulfs it. The become trapped and food vacuole, है ना। अब क्या कह रहा है कि ये जैसे कोई खाना मिलता है, जैसे मैंने समझाने की कोशिश करी कि पैर को बढ़ा करके उसको ट्रैप कर लेता है और फूड वैक्यूल में वो खाने को रख लेता है। तो इसको याद रखिए, फूड वैक्यूल। डाइजेस्टिव जूस आर सीक्रेटेड, जैसा मैंने कहा कि उसमें सब जूस निकलेगा, वो फूड वैक्यूल के अंदर जाएगा जूस, है ना, और उसको डाइजेस्ट कर देगा। दे एक्ट ऑन द फूड, ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सबस्टेंसेस, ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब। जब वो डाइजेस्ट हो जाएगा तो उसमें से एब्जॉर्ब कर लेगा, जैसे मैंने अभी फिगर में समझाया, वही सब चीज़ें यहाँ पर कह रहा है ग्रेजुअली, ठीक है। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, कुछ नहीं है। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। जैसे हमारे बॉडी में खाने का काम है, वैसे उनके बॉडी में भी ग्रोथ मेंटेनेंस का काम उस खाने से होगा। द अनडाइजेस्टेड है ना, रिसाइड्यू, रिसाइड्स, रिसीव्ड क्या पढ़ेंगे, रिसाइड है, करवा दी बेइज्जती।
ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल, और फिर जो खाना जो नहीं पचेगा उसको आउटसाइड एक्सपेल कर देगा, बाहर निकाल देगा। सरकारी स्कूल वाले। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज एनर्जी ऑफ द सम ऑफ ऑल एनिमल्स। अगर देखा जाए तो सभी जानवर में इंक्लूडिंग वी ह्यूमन बींग्स जो डाइजेशन का प्रोसेस है सेम ही है। सब लोग खाना खाते हैं, एनर्जी लेते हैं, गंदगी बाहर निकालते हैं। In later chapter, you will learn about the transport of food absorbed by the intestine to the various part of the body. अब बाद वाले चैप्टर्स में आप पढ़ोगे कि कैसे हमारे बॉडी में जो खाना है वो अलग अलग पार्ट्स में हमारे बॉडी में जाता है। आगे वाले चैप्टर में पढ़ोगे तो उसके लिए सब्र करो और क्या, वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र। अच्छा एक चीज़ है भैया, क्या ये वाला इसमें ये समझना था किसमें, अमीबा वाले चीज़ में, कि इसमें इसके पास सिस्टम नहीं है। डायरेक्ट एक फूड वैक्यूल बना, फूड वैक्यूल में ही खाना पचा, फूड वैक्यूल से ऑब्जर्व कर लिया, फूड वैक्यूल से गंदी निकाल लिया। हमारे पास जैसा पूरा सिस्टम है वैसा नहीं है। ठीक है, इतना ही समझना था। अब इस है भी तो इतना छोटा माइक्रोस्कोपिक चीज़ फूड वैक्यूल। चलो जल्दी से एक्सरसाइज देख लेते हैं आप। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज, बट उससे पहले वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ करो शेयर, फिर बोले चलो पहला वाला। यहाँ पर कह रहा है क्या, द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। क्या क्या होता है भाई, बोलो। इंजेक्शन, बोलो बोलो बोलो, लिखो। इंजेक्शन, डाइजेशन, लिखो अपने कमेंट बॉक्स में, लिखो कमेंट बॉक्स में। एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इंजेक्शन, डाइजेशन, एसिमिलेशन। अरे वो क्या भूल गया कैसे रे, लास्ट वाला क्या था? इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड निष्कासन। क्या था भाई? यार निष्कासन को हगना कहते हैं। यार मत करो भाई। नहीं नहीं नहीं, बच्चे लोग फिर ध्यान मत दो तुम। ये साउंड मेरा नॉइज रिडक्शन ऑन कर रखा है, नहीं आ रहा होगा तुम्हें वो जो बोल रहे हैं सर, गलत बोल रहे हैं। क्या है यार ये? हाँ? एक और माइक है। अरे गो, अरे इजेशन, इजेशन। ओए भाई ताला जापानीज ब्लर ही देख लिया मैं। डार्क नहीं जाना भाई, निकल जाता मुझसे कभी कोई। तो लास्ट में क्या हो जाएगा? इंजेक्शन। लिख लो भाई, तुम लोग कमेंट पहले कर दिए थे क्या, बुद्धिमानी। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, लीवर। ठीक है। द स्टोमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड, स्टोमक में और क्या लिखा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और इंटेस्टाइनल जूस। नहीं रे, इंटेस्टाइनल जूस क्या होगा, क्यों होगा? अरे क्या था? हे भाई चैप्टर खत्म होते होते सब खर्चा हो गया क्या मेरा? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? स्टोमक निकालेगा भाई, म्यूकस निकालेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकालेगा और पेप्सिन निकालेगा। अंदर ज़्यादा बता दिया क्या? पेप्सिन और ट्रिप्सिन जो होता है ना, वो बेसिकली प्रोटीन को पचाने के लिए हेल्प करता है, लेकिन यहाँ पर कुछ और वर्ड यूज़ किया था शायद क्लास 6 में, वो क्लास 10th में है। इतना भी नीचे नहीं था, जोश में बह मत जाओ भाई। वो नाम दिया ही नहीं, डाइजेस्टिव जूस लिख के रखा। हाँ डाइजेस्टिव जूस, ठीक है। नीचे क्लास के वैसे डाइजेस्टिव जूस रखा, उसका नाम जो होता है ना वो पेप्सिन ट्रिप्सिन होता है, वो ऊपर क्लास में पढ़ोगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? द स्टोमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस कह दो, डाइजेस्टिव जूस, या कोई अगर म्यूकस लिख देगा तो भी चलेगा। लेकिन यहाँ पर एक्ट ऑन द फूड कह रहा है, तो फूड पे एक्ट करता है डाइजेस्टिव जूस, क्योंकि म्यूकस फूड पे एक्ट नहीं करता, वो प्रोटेक्ट करता है। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मेनी फिंगर्स लाइक विलाई। हाँ ये वाला नहीं बोला, चलो भाई।
अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द वैक्यूल, या फूड वैक्यूल भी आप कह सकते हैं, स्पेलिंग तो पता नहीं क्या था। मार्क ट्रू फॉल्स, पहला वाला डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट इन स्टमक, स्टार्च हाँ यहीं से स्टार्ट हो जाता है, ट्रू है ना। द टंग हेल्प इन मिक्सिंग फूड विथ सलाइवा, हाँ हाँ हाँ, टंग जो होता है वो सलाइवा को मिक्स करने के लिए हेल्प करता है। द गॉल ब्लैडर्स टेम्पररी स्टोर बाइल, यस यस यस, टेम्पररी, हाँ गॉल ब्लैडर जो होता है वो बेसिकली टेम्पररी ही स्टोर करता है। गॉल ब्लैडर में परमानेंट टेम्पररी जैसे यूज होता है, फिर से लिवर में बनता है, फिर आके स्टोर होता है, फिर यूज होता है, लिवर में बनता है, ये प्रोसेस चलता है। द रूमिनेंट ब्रिंग बैक ए सॉलिड ग्रास इन देयर माउथ एंड च्यू इट फॉर सम टाइम, तो भाई फॉल्स कहाँ है, सब ट्रू ही तो है। रूमिनेंट जो होते हैं अपने वापस मुंह में खाना लेके आते हैं और फिर उसको कुछ देर के लिए चबाते हैं, सही बात है। तो इट च्यू इट फॉर सम टाइम, द रूमिनेंट्स ब्रिंग बैक सॉलिड ग्रास इनटू देयर, हाँ सही है, सब ट्रू है। ए पहला वाला फॉल्स रे, स्टोमक लिखा है रे, माउथ में नहीं। द डाइजेशन ऑफ द स्टार्च स्टार्ट इन द स्टोमक, स्टोमक में नहीं, ये स्टार्च का तो शुरू माउथ में हो जाता है ना, तो ये फॉल्स होगा। सो तो बोले कि सब ट्रू कैसे दे सकता है। द टंग हेल्प्स मिक्सिंग द फूड विद सलाइवा, ये सही है। गॉल ब्लैडर टेम्पोरल स्टोर बाइल, ये भी सही है। रूमिनेंट वाला चलो अब सही है, वो फॉल्स होगा ऊपर वाला। देखो ऐसा है, हम चाहते तो डायरेक्ट हम ये आंसर शीट ला के पकड़ा देते, बट हम ऐसा कोई देख के नहीं आ रहा है, क्वेश्चन वेश्चन बहुत बिजी चल रहा है भाई ज़िंदगी में, ठीक है। तो बस ला करके चैप्टर आपके सामने पढ़ा करके मैं भी बस पहली बार ही देख रहा हूँ, ठीक है। पहले मेरा भी इस पर नज़र नहीं गया है, गलत बात है कि पढ़ के नहीं आया, बट चूँकि बहुत सालों से ये करता आ रहा हूँ, 6-7 साल से, इसीलिए नहीं आया पढ़ के, तो ज़्यादा नेगेटिव मत समझना। टिक मार्क द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन द, फैट कहाँ पे डाइजेस्ट होता है भाई, अच्छा कंप्लीटली डाइजेस्टेड, हाँ तो कंप्लीटली बोलो शुरू बोलो, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता फैट। वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड मेनली, अच्छा वाटर जो लास्ट में एब्जॉर्ब होता है कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन में। मैच करना है फूड कंपोनेंट्स, अच्छा प्रोडक्ट, कार्बोहाइड्रेट बन जाता है शुगर, प्रोटीन बन जाता है एमिनो एसिड, और फैट बन जाता है फैटी एसिड। अब कह रहा है क्या, व्हाट आर villi, villi are the finger like structure present in the inner wall of small intestine. What is their location in the function, the location is small intestine and function is to just absorb the food, and it wides the area to absorb the food, digested food. Where is the bile produced, bile is produced by liver. Which components of the food does it help to digest, it helps to digest, bile actually help to digest fats. Name the type of carbohydrates that can be digested by ruminants but not by humans. Cellulose. Cellulose is a type of carbohydrate which present in grass and we cannot digest it. Give the reason also, because we don't have such type of bacteria which can digest the cellulose, because the ruminants have a special type of bacteria which can digest this. Why do we get instant energy from the glucose? Because whenever we take glucose, it reacts with oxygen and it forms energy, that's why we get energy. Which parts of the digested canal is involved in, किसमें कौन सा इन्वॉल्व होता है, ले देख लो। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में स्मॉल इंटेस्टाइन, कनाल, डाइजेस्टिव कनाल की बात कर रहा, हाँ बड़ा नाम दो, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और चेविंग ऑफ द फूड में है माउथ कैविटी लिखो ना, हालांकि स्पेशली ऐसे देखो, इसमें विलाई होता, इसमें टीथ होता, लेकिन नहीं हम भाई एलिमेंट्री कनाल का नाम दे रहे हैं, तो माउथ कैविटी होगा मेरे हिसाब से, यही सही है। किलिंग बैक्टीरिया, बैक्टीरिया किलिंग, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कनाल, नहीं डाइजेस्टिव कनाल का नाम ठीक है। किलिंग बैक्टीरिया स्टोमक, कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन, फॉर्मेशन ऑफ फिशेज, फॉर्मेशन हाँ वही हो, लार्ज इंटेस्टाइन। ले हो गया। राइट वन सिमिलर एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा एंड, या न्यूट्रिशन इन अमीबा आल्सो इनटेक द फूड, इंजेक्शन इज अकर देयर एंड आल्सो इजेशन इज देयर, and also it digest food in their vacuole and absorb the simpler molecule as we do. But at the same time we have digestive system
an alimentary canal having different parts for different components of food to digest, but the amoeba doesn't have. It have a very simple digestive system. That is not a digestive system even. Match the items of column 1 with the suitable column 2. अंग्रेजी ऐसी है मेरी, ठीक है, जज ना करना भैया. सलेवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रेशन करेगा और क्या. स्टोमक जो होता है, स्टोमक रिलीज बाइल जूस सिक्रेशन, स्टोर इन डाइजेस्टेड फूड, एसिड रिलीज करता है स्टोमक से. लीवर जो होता है वो बाइल जूस सिक्रेट करता है. रेक्टम रिलीज ऑफ फीसेस, यस, नहीं एनस रिलीज ऑफ फीसेस होता है देखा जाए तो ज़्यादा सही होगा, लेकिन रेक्टम में भी होता है. स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, यस. लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यस. बच गया क्या कुछ? दूसरा बच गया रे. स्टोर अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है ना वो भी लार्ज इंटेस्टाइन में होगा. ले इसमें 2 ठो, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 हैं तो होगा ही. हम क्या करें, हमारी कोई गलती नहीं है. दुनिया बदलती है फितरतन, इसमें हमारी कोई गलती नहीं. ले नाम लिखना है इसका, लिख दे. तुमको तो पता ही है सब, होशियार बहुत हो तुम लोग. अरे खुल जा सिम सिम, या फोटो ऐसा ही है सुंदर सा. हाँ खुल गया. ले भाई स्टोमक है, ये बाइल सैक है, कह लो. क्या नाम था उसका, देख लेना. तो गोल ब्लैडर नहीं, क्या नाम था रे, ऐसा ही कुछ नाम था. ये पैंक्रियाज है. लीवर तो दिया ही नहीं है. ये स्मॉल इंटेस्टाइन है. ये लार्ज इंटेस्टाइन है. ठीक है, ये आप रेक्टम कर लो, ये आप एनस कर लो. हो गया, हो गया. ई जो है ना, इसके बारे में 10 क्लास में पढ़ना. कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल ग्रास, डिस्कस. यस वी कैन सर्वाइव, बट क्यों, क्या मजबूरी है? कह रहा है क्या सिर्फ वेजिटेरियन बन के जिंदगी गुजारा जा सकता है? जवाब है यस, गुजारा जा सकता है, बिकॉज वेजिटेबल्स में भी वो सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो हम लोग खाते हैं. लेकिन फिजिकली बायोलॉजिकली नेचर ने हम लोगों को दोनों खाने के लिए पैदा किया है, देख करके ही पता चलता है. जैसे कि आप सबसे पहले माउथ को देखिए. वी हैव बोथ टाइप ऑफ टीथ दैट अ वेजिटेरियन एनिमल हैज एंड नॉन वेज एनिमल है, मतलब हार्बिवोर कार्निवोर की बात कर रहा हूँ मैं. सपोज करो बाघ टाइगर वगैरह का दांत देखोगे तो जो दांत होता है स्पेशली वो दांत हमारे पास भी है. सो वी कैन ईट, है ना, फ्लैशेज, है ना. उसके अलावा अगर आप बात करो गाय भैंस बकरी वगैरह देखो, उनके पास जो दांत होते हैं सिंपल से इंसाइजर और मोलर वगैरह, वो हमारे पास भी होते हैं. मतलब वी कैन ईट लीव एंड प्लांट पार्ट्स. ठीक है. So our mouth cavity shows that, it proves that we can eat both kind of food, so we should eat. By nature we have that capacity. Okay, now another example you can take. हमारे पास जो stomach है, we have both digestive system. Like if a lion will eat grasses, so lion cannot be able to digest it. As we know that ruminant has a special kind of the bacteria which helps to digest सेलुलोज एंड समथिंग लाइक दैट. हमारे पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें हम हरे पत्ते को भी क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं. एट द सेम टाइम जो गाय भैंस है उसको अगर आप गोश्त मछली खिलाओगे तो दे कैन डाइजेस्ट बिकॉज दे डोंट हैव दैट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम टू डाइजेस्ट दोज काइंड ऑफ फूड. बट वी द ह्यूमन बींग्स कैन डाइजेस्ट बोथ द फ्लैश एंड द vegetable parts and the vegetables. Okay, so the structure physically we are made to eat both kind of food, and I want to discuss this that naturally we are born to eat both. बाकी अपनी अपनी पसंद है, तुम्हें नहीं खाना मत खाओ, महंगा ना करो खा करके, हम क्या करें. मतलब नहीं खाएगा तो हमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है. चॉइस की बात है भैया, चॉइस सबके हक है सबको. ओके, तो हमारा चैप्टर होता है यहाँ पर खत्म. आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा. वीडियो को अब तक लाइक सब्सक्राइब चैनल को कर ही दिए होंगे और शेयर तो कर ही देंगे दोस्तों को, क्योंकि अच्छा तो लगा ही होगा, समझ में तो आया ही होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और हैव अ ग्रेट डे. हो गया.